आदाब नाज़रीन, मैं अयाज मुगल कांगड़ी.com पर एक बार फिर से आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। सियासत का मारा पूंछ हमारा, यही होगा अब अवाम का नारा। अरसा दराज से सियासत के जंजाल से हमारी आवाम उलझती रही है, जूझती रही है। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ चेहरे, मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तरह के हालात, लेकिन वही पुराने दावे वादे, लेकिन हालात नहीं बदले। हम ये जानना चाहते हैं कि पुंछ क्या सियासत का शिकार रहा है? क्या ये पॉलिटिकल विक्टिम है? अगर पॉलिटिकल विक्टिम है तो इसके जिम्मेदार कौन? और इसके जिम्मेदार हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक कबूल करते हैं, और फिर वो आगे आने वाला फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, अपना विजन किस तरह से हमारे सामने रखते हैं, और पुंछ के हवाले से वो कितने जो है वो सीरियस हैं, और कितने जो है आवाम के लिए काम करने के लिए कमर बस्ता है। बहुत से सवाल हैं, बहुत से अशकाल हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन जनाब श्री सुनील गुप्ता साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील गुप्ता सर, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। उसके साथ हमारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ आफ्ताब गनई एडवोकेट हैं, वो भी जुड़े हैं। मुद्दों पर बात करते रहते हैं और इश्यूज जो है वो उठाते रहते हैं। मैं दोनों ही पैनलिस्ट का अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। सुनील गुप्ता साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा शुरुआती में आपकी पार्टी के हवाले से कि आपकी पार्टी में सीनियरिटी बेस जो है वो किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि हम मानते हैं, जानते हैं कि आपकी पार्टी में बहुत से सीनियर लोग हैं और खासकर उनमें आप भी शामिल हैं, लेकिन सीनियर्स को नज़रअंदाज करते हुए कुछ नए चेहरों को जो है वो ज़्यादा मौका दिया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी और एक डिसिप्लिन जमात है। भारतीय जनता जी पार्टी के अंदर जो हमारा हाई कमांड है वो निर्णय करता है कि किसको क्या बनाना है, किसको क्या ले जाना है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी बात नहीं है कि सीनियर को छोड़कर जूनियर को लिया जाता है। हालात और वाकयात को नजरअंदाज देते हुए उसी को जिम्मेवारी दी जाती है जिसको पार्टी जिम्मेवार समझती है। लेकिन मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी की आपको बड़े वसूख से के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा तो वो जी पद के लिए या ओहदे के लिए कभी भी पार्टी के ऊपर काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता वो सिपाही बनकर काम करता है। पार्टी उसको जो जिम्मेवारी देती है वो उसको बड़ा बाखूबी निभाता है। उसके अंदर कभी भी निराशा या वो गलत बात नहीं आती है पार्टी के। जी। ऐसे सवाल लोगों के उठते रहे हैं कि अपनी ही पार्टी के जो है वो 4 रुकने हो गए पुंछ के अंदर, 3 कम से नहीं नहीं कम ऐसा है। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुन। लोगों का काम है बातें करना, वो करते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकजुट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इस क्योंकि समय ये अफवाहें भी फैलती रही हैं कि अपने ही लोगों अगर ने, कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो अपने ही लोगों ने कहीं ना कहीं धोखा दे दिया। देखिए ऐसा है कि उसकी जो जो कुछ आप डीडीसी चुनाव की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल। तो जी, मैं डीडीसी उसके ऊपर भी चुनाव, बात इससे करूंगा। ही पहले के म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव थे। देखिए अब चुनाव जब हारते हैं तो फिर लीडर क्या करते हैं, हारने के ऊपर किसी न किसी के ऊपर ठिकरा तो फोड़ते हैं। वो म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव हमने जब 2005 के अंदर हुआ तो हमारा कोई वजूद नहीं था पुंछ के अंदर। तब भी हमने 3 सीटें जीती थी और 7 सीटें बड़े कम मार्जिन से जीती थी। इस बार मुझे जो लगता था कि इस बार हमें 14 या 15 सीटें जीतनी चाहिए थी, हम हारे हैं। तो चुनाव के बाद हारने के बाद अब किसी न किसी के ऊपर इल्जाम तो लगता ही है। ऐसा बात बिल्कुल। नहीं है हमने मिलजुल कर चुनाव कर, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर बिखराव होता है। ऐसी बात नहीं है, लोगों का काम है बातें करते हैं। मैं पार्टी का जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, मैं भी चुनाव हारा हूँ उस पार्टी का। लेकिन मैं जी ऐसी जी। बात नहीं समझता कि हमें किसी ने चुनाव हराना है, या ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी एकजुट है। डीडीसी के अंदर ये एक बड़ी लोगों की आवाज उठी कि हमारे कुछ लोगों ने बिट्रे किया या लोगों ने किया। उसके ऊपर भी हमने मीडिया के अंदर अपनी बात रखी थी। जो पार्टी के साथ ऐसा करेगा हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन
कहने और उसमें बड़ा फर्क है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डीडीसी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो 2 ब्लॉकों के अंदर हमारा जो चुनाव लड़ा था हमने, एक खासकर नगाली ब्लॉक और पुंछ ब्लॉक, यहाँ 96 या 98% ममडन वोट था। हमें 11,500 वोट मिला। ये एक रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को नगाली के अंदर 100 या 200 250 वोट मिलता था, इससे ज्यादा हमें कभी वोट नहीं मिला। मैं समझता हूँ 7,000 वोट हमें नगाली ब्लॉक से मिला और 42 वोट हमें पुंछ ब्लॉक से मिला। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, हम चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद तो आदमी को गुस्सा होता है, 10 बातें होती है, क्या ऐसा होता तो ऐसा होता है। लेकिन ये लोग बातें करते थे, लोगों का काम है बातें करना। हमने अपना आत्ममंथन किया कि हमारी क्या कमियां रही, क्या कमजोरियां रही, उसको हम आगे भी ठीक करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट थे वो बहुत बढ़िया थे। लोगों ने हम पर विश्वास ना करके कांग्रेस को वोट दिया। हमने उस समय भी लोगों का शुक्रिया अदा किया था कि ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या मतलब लगता है आपको कि आपका कहना है कि मतलब यह है कि पार्टी के अंदर कोई बिखराव बिखराव नहीं है और पार्टी से कोई नाराज नहीं है? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात है कि पार्टी के अंदर जब आज पार्टी के अंदर इतने सारे लोग पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, हर एक की अपनी अपनी उम्मीद होती है, एस्पिरेशन होती है कि मैं पार्टी के अंदर ये उधर, मतलब किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को जिम्मेवारी मिलती है नहीं मिलती है। हर एक आदमी का अपना स्टाइल होता है। जब अगर अपने हाथ के अगर आप 5 उंगलियां देखेंगे वो भी बराबर नहीं होती हैं। इसलिए मैं नहीं जी। समझता हूँ कि छोटी मोटी बात को मैं पार्टी के अंदर डिफरेंसेस मानता हूँ। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते। नहीं, मेरी आपके हो सकता है आपके किसी के डीडीसी के साथ ना उम्मीदवार बनती हो। हैं। आपके डीडीसी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने हाई कमांड में एक कंप्लेंट की थी। सर हाँ। ऐसा है कि जी। हमने हमने कोई कंप्लेंट, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जी। हमारे मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब हमारे सदर भी हैं। हाँ, पार्टी जी। ने जरूर शो कास्ट नोटिस कुछ लोगों को निकाला था। वो हाईकमांड ने क्यों निकाला, हमने कभी उनसे इस मसले पर बात नहीं की। बाकी पुंछ का कोई भी डेलीगेशन या कोई भी ऐसा लोग नहीं गए कि उन्होंने वहां पर कोई कंप्लेंट की हो, कोई शिकायत की हो। लेकिन उस समय जो आवाजें उठ रही थी लोगों की, उसके ऊपर अब पार्टी हाईकमांड ने जो एक शो काज नोटिस निकाला था, उसमें वो सच्ची बात है। पार्टी ने हाईकमांड ने एक नोटिस निकाला था कि जिन जी। लोगों ने जी। पार्टी के जो पुट्स होगी या उनके पास क्या किन वजहों से उन्होंने निकाला, वो पार्टी ने हमसे तो कभी पूछताछ नहीं की। अगर पूछताछ की होती तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कुछ कुछ लोगों ने बिल्कुल, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कौन लोग थे, उनको भी हमने साइड लाइन कर दिया। छोटे छोटे लोग थे जिनको किसी ने जात के नाम पर, किसी को एसटी हम्म। के नाम पर, किसी को हिंदू के नाम पर, किसी को बीजेपी के नाम पर बुरगलाया उस समय। तो लोग, आप जानते हैं उस समय कौन कौन सी जो वीडियो चल रही थी बीजेपी के बिल्कुल। खिलाफ, बहुल एरिया होने की वजह से तरह तरह के प्रोपोगंडे भी चलते हैं। इलेक्शन तो प्रोपोगंडों का काम है। उस बिल्कुल। समय ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो लोगों को जय श्री राम कहना पड़ेगा, क्या क्या बातें चली, चीसी साहब के बारे में क्या क्या बातें चली। ये सारी बातें चलने के बाद कुछ लोग उसमें उस इन्फ्लुएंस में भी आगे होंगे। कुछ लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आपने भारतीय नहीं, जनता पार्टी को वोट, जय श्री आप राम का हिंदू तो हो। हमारा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था ना। वो नहीं तो नहीं, उसका असर यहाँ तो पुंछ में भी नजर आएगा। पुंछ में पहली दफा अपोजिशन पार्टी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, एक पुंछ की और हम्म। एक नगाली की और एक प्रॉपर मेंढर की। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये 3 सीटें हमको जीतनी चाहिए थी, क्योंकि वहां जी। हमारा 2400 वोट का कैलकुलेशन था, मिलेगा, हमें मिलना चाहिए था। लेकिन आखिर हम्म। में क्या हुआ, हमें वोट नहीं मिला जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी या जितनी हमारी तो थी, वोट नहीं मिला। लेकिन उसमें कुछ लोग जो हमारे छोटे कार्यकर्ता जो शायद बहकावे में आ गए, कैसे आ गए, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हमारा वोट खराब किया। वो हम सब ने देखा, शायद उसी के ऊपर पार्टी ने शायद शो काज नोटिस निकाला होगा। ठीक है। अब हम मुद्दे की बात आते हैं कि पुंछ की डेवलपमेंट। पुंछ की डेवलपमेंट के जो हमारे, आप क्या मानते हैं कि जो रुकावटें हैं, क्योंकि हम काफ़ी अरसा दराज से देखते हैं कि पुंछ के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होती रही है, रोते रहे हैं, आवाम को उस तरह का इंसाफ नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है? मेरी एक आदत है, मैं सच्ची बात और खरी बात करता हूँ। मेरा एक जी। ट्रैक रिकॉर्ड है। समझता हूँ कि हमारे पुंछ का 70 साल के अंदर एक भी पैसे की डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये जी। कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और इसका जी। अगर आप कारण पूछे वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण है, जितने यहाँ लेजिस्लेटर रहे हैं आज तक, जी। एमएलए रहे, एमएलसी, मिनिस्टर रहे, कुछ भी रहे, सब के सब यहाँ पर कंट्रैक्टर थे या ठेकेदार थे। सभी ने अपना घर भरा और पुंछ के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
क्योंकि अगर आपको याद होगा जब 2014 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उस समय हमारे 12 लेजिस्लेटर थे, जिसमें दो हमारे एक पहाड़ी के एडवाइजरी बोर्ड के एमओएस थे और एक गुजर एडवाइजरी बोर्ड के एमओएस थे। लेकिन उस अस्सी जी हजार करोड़ के पैकेज में पुंछ का हमारा कहीं नामो निशान नहीं। मैं समझता हूँ जो 12 लोग हमारे लेजिस्लेटर उस हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो लेजिस्लेटर थे वो उसी टेन्योर के अंदर थे। अगर वो 12 लोग मिलकर भी हमारे पुंछ के लिए कुछ नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी कभी नहीं हो सकती। ये मेरी सोच है। जी। मैंने जो देखा है हर हर एक जो नहीं, लेजिस्लेटर है उन वो 12 में से अपने उन बार जी, उन 12 में से आपके बीजेपी के भी थे कोई? नहीं, वो बीजेपी के तो अभी बने हैं ना, 2.5-3 साल पहले। ये जी 2014 जी। की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, जब पर 14 की 80,000 बात आप करोड़ कर रहे हैं। पैकेज आया था। 80,000 करोड़ जिस का तो अभी हिसाब पूरी जम्मू कश्मीर में बड़ा मुश्किल हो रहा है देना। नहीं नहीं, मैं उसको बताता हूँ, जिसमें हमारे जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे के लिए 5100 करोड़ रुपए आया। हमारे हम्म। रिफ्यूजी भाइयों के लिए पैकेज आया था 2,000 करोड़ रुपए का। वो सारे जी जी। ग्राउंड पर हमें पैसे मिले हैं ना जी। जी जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पूंछ का इशू है, बड़ा अहम इशू है, उठता रहा है। आपने खासकर उसके ऊपर बड़े बेबाकी से बात करी है, लैंड एंक्रोचमेंट की। काफी बड़ी जी जमीन है, जिसके पीछे काफी बड़ा नेक्सस है। आपने मीडिया में भी शायद इसके बारे में बात की है। बिल्कुल, तो मैंने समय समय पर जी, तो क्या लगता है, क्योंकि वहाँ की एक जो रोड है, खोड़ीनाड़ वाली रोड है, उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही। तो किसी तरह से आपको लगता है कि अगर जी, अब कौन इसमें जिम्मेदार है, मैं क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, इसमें इसमें ऐसा है कि पुंछ के जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो कानून बनता है वो पुंछ के अंदर लागू नहीं होता है। ये मैं बड़े एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ। जी जी क्योंकि बिल्कुल। फिर यूटी बनने के बाद एक एक्ट लागू हुआ था वाटर बॉडीज के ऊपर, जितने इलीगल अक्रोचमेंट होगी वाटर बॉडीज, तो आप मेरे से ज्यादा बेटर समझते हैं, जी जैसे बिल्कुल हमारी बिल्कुल। कैनाल्स हैं, बिल्कुल। नदियां हैं, कि जिन लोगों ने अक्रोचमेंट की है उसके ऊपर अक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। लेकिन इसके उल्ट हुआ पुंछ के अंदर। डीसी जब राहुल जी यादव जी थे तो शेरे कश्मीर पुंछ के पास एक हमारी कैनाल जाती है, उसके ऊपर 14 दुकानें बनी। उन 14 दुकानों को बनवाने के बाद उसका उद्घाटन भी राहुल यादव जी ने किया। उसके ऊपर हमने इतने बड़े पुख्ता सबूत दिए, इतने बड़े रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब कुछ किया। लेकिन हमने कहा था कि एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए, उसके अंदर हम सबूत देंगे कि इतनी बड़ी लैंड अक्रोचमेंट पुंछ के अंदर हो रही है। मैं अभी पिछले 15 दिन पहले की आपको बात बताता हूँ कि बनपत के अंदर 140 कनाल खालसा सरकार है। 140 कनाल खालसा सरकार, कौन लोगों ने उसको खरीदा? जो हमारे लीडर हैं पुंछ के, चाहे वो वीडीसी के चेयरमैन है, चाहे वो कोई और भी लीडर है, उन्होंने उस जमीन को खरीदा। तो हमने हमें जब पता लगा कि वो लैंड खरीद कर गरीब लोगों को बेच रहे हैं, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की और वो लैंड हमने खाली कराई। 140 कनाल जगह वो गरीब लोगों को बेच रहे थे। अच्छा, वो इस खालसा तरह से जगह स्टेट है। बिल्कुल खालसा जगह थी। और सबसे बड़ी मैं आपको पुंछ की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको ने कहा कि यहाँ कानून लागू नहीं होते हैं। यहाँ जमीन कोई बेची जाती है और नंबर कोई दिया जाता है। लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा, यहाँ के पटवारी, यहाँ के और बड़े जो लोग हैं, खासकर जो कोर्ट के अंदर हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, वो मायदा बयान लिख कर दे रहे हैं, नंबर कोई होता है और जगह कोई लिख कर दी जा रही है। इसके लिए भी हमने कहा कि पुंछ को अगर बचाना है तो इन सारी चीजों के ऊपर हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि हमारे तहसीलदार जो बैठे हुए हैं इस समय पुंछ के अंदर, उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की। यहाँ के अब जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने भी उसके ऊपर कार्रवाई की और वो 140 कनाल के ऊपर कब्जा नहीं करने दिया। जहां तक अपने और जगह की बात की, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पुंछ के अंदर इस समय एक बहुत बड़ा नेगेटिव काम कर रहा है, खासकर लैंड जी ग्रैबिंग का। लैंड ग्रैबिंग पर इतना है कि जो गरीब के पास है वो तो खाली हो रही है, वो तो हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन जहां पर पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व है, वो बिल्कुल खाली नहीं हो रही, उसके ऊपर उसको बेचा जा रहा है। इसके साथ मैं एक और बात करूंगा, जो आर्मी का मुआवजा मिलता है लोगों को जमीनों का, हम्म। आप अगर वो रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे, वो लोगों ने गिरदावरी सिंपल जगह सरकार गिरदावरियां कराकर लाखों रुपए मुआवजा उन्होंने निकाल लिया है। पुंछ के अंदर सिर्फ लूट और खसूट के बगैर मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ हुआ है। और लैंड ग्रैबिंग इस समय इतना बड़ा इशू है कि डीसी साहब ने के पास हम 3 दफा गए, उन्होंने कहा, हमसे वादा किया है, मैं सारी जमीनें खाली करा कर दूंगा। देखिए इस समय केवी की आया है, यहाँ पर आया हुआ है, 25 हम्म। बेडों का अस्पताल यहाँ पर आया हुआ है, वुमेन्स कॉलेज के हम्म। लिए जगह चाहिए, और चीजों के लिए जगह चाहिए, प्ले क्रिकेट के स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपया यहाँ पर आया हुआ है, जो एक क्रिकेट स्टेडियम बनना है। लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन हमारे पास इतनी जगह है जितनी शायद कहीं और नहीं होगी। लेकिन हमारे सब लीडर इसमें एक तरह से वो जैसे होता है नोचने की तैयारी में है कि पूरा पुंछ को नोच कर भेज देंगे। वही वही यहाँ पर हो रहा है।
इसमें मुझे जी। कोई दो राय नहीं। आफ्ताब साहब, पुंछ को नोचते रहे हैं लीडर, और पुराने जितने भी लीडर हैं, लेजिस्लेटर हैं, वो जिम्मेदार हैं पुंछ की डेवलपमेंट की। ये सवाल आपको इसलिए है क्योंकि आपके घर से दो लेजिस्लेटर रहे हैं। एक हाल ही में आपकी हमारी मैडम डॉक्टर शहनाज गनी साहिबा, और दूसरे आपके हमारे मरहूम बड़े गनी साहब। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके घराने के ऊपर भी उंगली है, एक जमात के साथ मुंसलिक रहे हाँ, हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ पहुंच रही है मुझ तक, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी बात, मुझे आ मैं रही आ सुन रही रहा है। हूँ। जी अजय भाई, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कांगड़ी.com को, कि एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए शुरू किया, जिसमें जी यहाँ के नौजवान हो, सियासी तबके से जो लोग हैं वो हों, या और सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी खुल जी के जो है पुंछ के लिए, पुंछ की डेवलपमेंट के लिए पुंछ की बात रख सके। ये प्लेटफॉर्म जो है आज से पहले जो है पुंछ के लोगों को नहीं मिला। जी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती पुंछ के अवाम की ये है, अगर आप पुंछ को देखें, सियासत में तो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि जो आपका आज का जी टॉपिक है वो पुंछ को हमेशा जो है पॉलिटिकली जो है नजरअंदाज किया जाता है। विक्टिमाइज है हमारा बिल्कुल एरिया, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ का। आप बिल्कुल। देखिए, अगर हम पुंछ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जी रियासत थी हमारी पुंछ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। रियासत में रियासत। रियासत का दर्जा था राजा महाराजाओं के टाइम पे। आज भी आप देखिए, आप रेड फोर्ट में यहाँ जो हमारा है किला, उसमें जाए, आपको पुराने दस्तावेज सारे मिलेंगे। उसमें हमारी बड़ी ऐसी चीजें हैं जो पुंछ की जो रियासत है बिल्कुल उसकी तारीख के साथ वाबस्ता सिलसिले है, में हमें मिलेंगे याद आपको यहाँ करवाते हैं। पुंछ में। बिल्कुल है। बदकिस्मती ये रही कि उसके बाद जब पार्टीशन हुई और हम पूरा जम्मू कश्मीर एक स्टेट बन गया, उसमें उसमें हमारा पुंछ भी शामिल हो गया। हमें हमेशा जो है वो नजरअंदाज किया गया, और चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, डेवलपमेंट लेवल पे हो। क्योंकि पुंछ की बदकिस्मती है कि 1947 की वार के बाद जो है पुंछ का आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया। आप टोपोग्राफी अगर पुंछ की देखेंगे, हमारा पुंछ जो है डेड एंड पे है। मतलब इसके बाद अगर बिल्कुल हमने कहीं जाना है तो फिर आप पाकिस्तान ही जा सकते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान आपके पास यहाँ और कोई रास्ता नहीं है जाने को। तो है। जी गोलाबारी यहाँ, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, गोलाबारी यहाँ इतनी होती है। तो डेड होने के नाते जो है ना सेंटर की ना स्टेट की तवज्जो हमारे यहाँ इस इलाकों में रही। वो सबसे बड़ी पुंछ की बदकिस्मती ये रही कि हम लोग पिस गए हैं। आप कश्मीर की पॉलिटिक्स देखें या जम्मू की पॉलिटिक्स देखें, ये कश्मीरी वर्सेस डोगरा जो लड़ाई चलती आ रही है आज से नहीं, जब से महाराजा हरि सिंह ने सेशन किया हिंदुस्तान में, उसके बाद जो है हमारी लड़ाई चलती आ रही। कश्मीर कह रहे, कश्मीर के कश्मीरी कह रहे हमें कुछ नहीं मिल रहा, जम्मू के डोगरे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो अल्टीमेटली सफरर हम लोग हैं, एट द एंड हम सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुकाबला हम कर रहे हैं, गोलाबारी का मुकाबला हम कर रहे हैं, डिफिकल्टीज फेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन्होंने अपनी लड़ाई के बीच में, जब सेंटर से कोई पैसा आता है, उनको लगता है वो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर के लोगों को चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ हमें वहां डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो वहां डेवलपमेंट हो जाती है। अल्टीमेटली जब कश्मीर में डेवलपमेंट होती है तो जम्मू वालों को ये लगता है कि नहीं जी, कश्मीर वाले खा गए हैं और हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और हम जो पीर पंचाल रजौरी पूंछ वाले हैं या ढोडा भद्रवा किश्तवाड़ वाले हैं, वो तो टकटकी लगाए होते हैं कश्मीर वालों पे या जम्मू वालों पे कि इनसे कुछ बचेगा तो फिर डेवलपमेंट के लिए हमारे इलाकों में यहाँ आएगा। तो बदकिस्मती पुंछ की ये भी रही कि हमारे जो जो पुंछ का इलाका है, एक तो दूर दराज इलाका है, एक तो जम्मू वर्सेस कश्मीर की लड़ाई में जो है हमारा इलाका जो है वो हमेशा पिछड़ा रहा और आज तक भी पिछड़ा है। और पॉलिटिकल में आपको एक बात कहूं, देखें पॉलिटिक्स में हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए होती सीटें। हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जहां तक बात करूं, और दूसरा रजौरी पुंछ, जब पीर पंचाल की बात करते हैं आप, रजौरी जो है जम्मू और पुंछ का एक इंटरमीडिएट सेंटर पार्ट, सेंटर पॉइंट है। अब कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो जड़े जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है ना, सेक्रेटरीट में बैठे हुए या दिल्ली में बैठे हुए पॉलिटिशियंस है, उनको रजौरी जो है वो भी पुंछ ही लगता है। उनको लगता है कि जो जहां हम रजौरी तक अगर पहुंच जाए तो वो भी समझ लो रजौरी पुंछ का इलाका भी, वहां तक भी हम पहुंच गए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि रजौरी से जो पुंछ है
वो कम से कम 90 किलोमीटर दूर है। अगर कोई डेवलपमेंट होनी है तो रजौरी से 90 किलोमीटर चल के जो पुंछ में आना है, तो फिर यहाँ को डेवलपमेंट की जा सकती है। अब पॉलिटिकली हम पीछे क्यों रह गए? देखिए, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें हैं, सुरनकोट, मेंढर और पुंछ की। यहाँ एक सीट एनसी को मिल जाती है, एक सीट पीडीपी को मिल जाती है, एक सीट कांग्रेस को मिल जाती है। जब पीडीपी की सरकार आती है, उनको लगता है कि एक ही सीट हमें मिली, हमें यहाँ से आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखें, 96 के बाद, 96 के बाद बुखारी साहब यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट से मंत्री बने। उसके बाद आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखें, चाहे पीडीपी का देखें, चाहे कांग्रेस का देखें, चाहे बीजेपी का देखें, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, इवन के एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक भी किसी एमएलए और एमएलसी को हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नहीं दिया गया। तो मैं ये चीज आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब तक इनको ऐसी पोजीशंस वहां जाके नहीं मिलेंगी, तो आप ही समझते हमारी डेवलपमेंट की बात होगी। अभी सुनील गुप्ता साहब, बड़ी बदकिस्मती है हमारी आज की डेट पे, सुनील गुप्ता साहब की बात में बड़े गौर से सुन रहा था, तो ये कह रहे थे कि लीडरों ने कुछ नहीं किया, यहाँ 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जैसे मोदी जी को 5 साल हुए आज आए हुए, ठीक है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इस कंट्री के, 4-5 साल उनको पहले मिले, 1.5-2 साल ये हो गए, 7 साल हो गए। तो बीजेपी का टॉप टू बॉटम जितने भी वर्कर्स हैं, एक ही, मेरे को लगता है एक ही सिलेबस इन्होंने पढ़ लिया हुआ है कि जो कुछ होगा या जो कुछ हुआ है वो इन्हीं 5-6 सालों में हुआ। 70 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आज हॉस्पिटल्स हैं, हम कह रहे हैं वहां ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वहां बिल्डिंग तो बनी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना है ना। आज मोदी जी अगर सेंटर से कोई सामान भेज रहे हैं, उसको इन प्लेस करने के लिए कोई जगह है। बदकिस्मती हमारी ये है। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये ठीक बात है कि कुछ कमियां जरूर रही। देखिए, वो पर्सन टू पर्सन है, अगर उस बात पे डिबेट कर रही है, वो पॉलिटिकल अलग एक डिबेट की जा सकती है कि मेरे वालिद साहब भी यहाँ 15-20 साल एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उसके बाद मरून जान साहब रहे, श्याम तांत्रे साहब रहे, इनके पार्टी के अपने प्रदीप शर्मा साहब रहे, उसके बाद जहांगीर मीर साहब रहे। हर बंदे ने अपने पार्ट पे जो वो पार्ट प्ले कर सकता था, जितनी जिसकी ताकत थी, वो उसने ग्राउंड पे काम किया है। अब देखें, गलती सवाल तो यही है ना, सवाल तो यही है कि इतने लेजिस्लेटर अगर काम करते तो यहाँ का नक्शा क्यों ना बदल जाता। मुझे आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। अब सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर, बड़ा साउंड बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज अब आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज कम आ रही है बहुत। जी, आप पहुंचते, आप मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? नहीं, बहुत कम आ रही है, सुनाई। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? मैं दोबारा ज्वाइन करूं इसको क्या? हाँ, आप दोबारा से ज्वाइन करें, तब तक हम गुप्ता साहब से जो है वो पूछ लेते हैं। ओके। जी, गुप्ता साहब आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। आजाद साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जो कहा ना, यहाँ पुंछ को किसने बर्बाद किया? हमारे पुंछ के लीडरों ने बर्बाद किया। जी। अब ये कह रहे हैं कि, अब ये सिर्फ मुझे एक बात बताते हैं कि 70 साल के अंदर पुंछ के अंदर क्या आया, तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 1983 के अंदर पुंछ चकराड़ा के अंदर सीमेंट फैक्ट्री आई थी, जिसका फाउंडेशन स्टोन लगा था। वो सीमेंट फैक्ट्री कहां गई? पुंछ के अंदर जो चीजें आई, पॉलिटेक्निकल कॉलेज पुंछ के अंदर आया, बनपत के अंदर, उसका 2 बार उसके लिए तो जो है वो हेल्थ इशू जो है वो मेजर इशू रहा है, क्योंकि वो आगे पीछे हैबिटेशन काफी नहीं सर, तो सुनो मेरी बात सुनो ना। अगर आप उसका रिकॉर्ड ताके, उसका जो पैसा था वो निकला उस समय, जो मार्जिन मनी मिलती थी वो निकल कर खा गए, तो बाद में वो आए नहीं ठेकेदार। मैं आपको और प्रणाई प्रोजेक्ट आप ले लें, वो आपके इलाके का प्रणाई प्रोजेक्ट है ना। बिल्कुल। जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने 2010 के अंदर कहा था कि अप्रैल के अंदर इसका काम शुरू होगा। क्यों काम नहीं शुरू हुआ अभी तक? क्यों तैयार नहीं हुआ? हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का क्या हशर हुआ? हमारा भद्रवा की और हमारी यूनिवर्सिटी एक ही दिन आई, और वो वहां की क्लासें 5 साल के अंदर भी शुरू हो गई हमारी, अभी तक वहां खंडर बने हुए हैं। जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर साहब थे, तो उन्होंने एक जलसा किया था जलास के अंदर, मुझे याद है। उनके साथ सैफुद्दीन सोज साहब थे। उन्होंने कहा था कल से हाई सेकेंडरी स्कूल शुरू हो जाएगा जलास के अंदर। तो सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा था कि जल आस का मतलब होता है जहां पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। कल से यहाँ मैं सेंटर का मिनिस्टर हूँ, मेरे कोटे से यहाँ प्लांट लगेगा और शुरू हो जाएगा। वो चीजें कहाँ गई, मैं पूछना चाहता हूँ। आप इन्होंने कहा कि हम जो सामान आ रहा है उसके लिए एक बिल्डिंग बनी हुई है अस्पताल के अंदर।
मैं आफ्ताब छोटा भाई है मेरा, मैं इससे कहूंगा कि जितनी वर्स्ट कंडीशन इस अस्पताल की हमारे की है, यहाँ हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, हमारे पास कोई भी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। मैं नहीं, सच कहता हूँ, ये सवाल क्योंकि आपसे बनता है क्योंकि पिछले 7 साल से मैं आपकी हुकूमत जवाब है। दूंगा, सुनो हाँ। सुनो, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने कुछ किया। मैं कह रहा हूँ जितना कुछ यहाँ पर खराबी हुई, हम्म। जहां पर हम लोग देखिए, अगर कोई चीज यहाँ पर नहीं आई, ये कह रहे थे जम्मू और कश्मीर की लड़ाई में आप पिस गए, सारा कोई रजौरी चला जाता है। हमारे जितने हेड ऑफिस हमारी इन्होंने कहा हमारी एक स्टेट होती थी, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट बना सुंदरबनी तक, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट आ गया बीजी तक, सुंदर रजौरी अलग हो गया, हमारा अलग हो गया। यहाँ से हमारे जितने हेड ऑफिस, चाहे वो पीएचई का हो, इसका इसका हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, कोई भी हो, जितने आपने एनसीसी का हो, पोस्ट ऑफिस हो, या हमारी एक्सचेंज है इसका हो, सारे यहाँ से शिफ्ट होकर रजौरी चले गए। ये उसके बनने के बाद हमारे ऑफिस गए हैं। मुझे एक बात कोई आदमी बता दे कि किसी एक लीडर ने इसके ऊपर आवाज उठाई हो आज तक? सिर्फ सुनील कुमार गुप्ता ने। मैंने हर समय इसके ऊपर आवाज उठाई, मैंने कहा हमको तबाह और बर्बाद किया जा रहा है पुंछ को, लेकिन हमारा साथ किसी ने दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब मेडिकल कॉलेज कठुआ के अंदर आया, डोडा के अंदर आया, आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, हमने एक एजिटेशन की, हमने धरने दिए, हमने पुतले जलाए, सब कुछ किया। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज है वो रजौरी के अंदर खुला, हमारे एक भी लेजिस्लेटर उसके अंदर नहीं बोले। क्यों नहीं बोले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि वहां उनकी आवाज चलती थी असेंबली के अंदर या अपर हाउस के अंदर, वहां मेरी आवाज नहीं चलती थी। हमने जहां तक हमारा 132 के भी कितनी देर से अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ। क्या ये जो जो लोग, चलो आप हमारी तो बात करते हैं कि हमारी वजह से हमने फिर भी अपनी हुकूमत में रहते हुए इसके ऊपर आवाज उठाई, क्या ये जो हमारे लेजिस्लेटर थे, क्या इनको अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए थी कि हमारे पुंछ के साथ बिल्कुल नाइंसाफी? मैं वो पुंछ की बात कर रहा हूँ, पुंछ बिल्कुल के साथ बिल्कुल हमेशा नाइंसाफी हुई है और हमें आज तक कभी कुछ नहीं मिला, चाहे वो बिल्कुल। टूरिज्म के मैप पर देख आपसे लो आप आप। क्योंकि जी इस वक्त कोविड का मामला चल रहा है। डॉक्टर जितेंद्र साहिब ने एक ट्वीट किया कि पुंछ के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट होगा। बहुत से लोगों ने उसका जश्न मनाया, खुशियां मनाई, लेकिन जी जी, जब रिसोर्सेज से पता चला तो उसको अभी अभी नहीं 2 महीने और लगने हैं बनने में। नहीं, तो दो दो महीने नहीं महीने लगे। तक जो है वो कोविड का क्या हल होगा और किस तरह से हमारे लोग नहीं, जो है वो बच पाएंगे? मैंने परसों डिप्टी कमिश्नर पुंछ के साथ बात की थी। उन्होंने कहा हमारा इसका टेंडर हो गया, हमारा सामान आ गया है, वो कंट्रैक्टर का कुछ इशू था, वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया, विद इन 1 वीक वो लग जाएगा। मैंने परसों उनसे बात की, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ है, वहां उनके ऑफिस ठीक में है। जाकर हमारी व्यापारियों की कुछ परेशानी थी, हमने वहां पर जाकर उनसे बात की। तो मैंने ये स्पेशली पूछा था, मैंने कहा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जो हमारे जो सुपरडेंट साहब हैं उन्होंने कहा 2 महीने के बाद लगेगा, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं कहा, उनको उनकी मिस कोट किया गया उनकी बात को, वो 1 हफ्ते के अंदर लगेगा। इस बात से नहीं नहीं, मैं ऐसा सच नहीं है। बोल रहा हूँ, अभी नहीं लगा। मैंने खुद उनसे बात की। मेरे पास रिकॉर्डिंग, और मैंने वो रिकॉर्डिंग जो है ऑनर चलाई थी कि स्टूडेंट साहब ने ये कहा है, और उनकी एक वीडियो भी थी वो जो हमने ऑनर चलाई थी कि उन्होंने दो ये दो कहा था दो कि अभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स और जो बात है कि मशीनरी दिल्ली से आनी है और ये कम से कम 2 महीने लगेंगे। तो ये नहीं, उनको उन्होंने जी जी आफ्ताब साहब कहा आपसे कि मैं ये रजिस्ट्रेशन का इशू हल हो गया हमारा। चलो ये देख लेते हैं, एक हफ्ता कौन सा दूर है, वो भी इंशाल्लाह दूर है नहीं, एक उसमें हफ्ते तो में ही हम गुजर नहीं, जाएगा। उसका तो फायदा अगर वो लगेगा तो हम हमारे लोगों को ही फायदा है ना उसका जी। इस बिल्कुल समय तो बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। बिल्कुल। आफ्ताब साहब आपका आपसे सवाल जो था वो मेरा ये था कि हमारे लीडरान से सवाल क्यों ना किया जाए, अ, जो इतने लीडर इतनी देर से हमारे ईवान में जाते रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों से जाते रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात से रखते हों, क्या वो इतना सोच नहीं रख सकते कि हम कम से कम जो है वो अवाम की तरफ से आए हैं, अवाम के काम के लिए आए हैं, ना कि हम किसी जमात को उठाने के लिए आए हैं? तो आप मुझे ये बताएं कि तो जैसे हम ये बात कहते हैं कि सेक्रेटरीट में काम नहीं होता है, सेक्रेटरीट में हमारे पुंछ की कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या लीडरान की भी कोई सुनवाई नहीं थी, या लीडरान की तरफ से भी कोई कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? देखें यास भाई, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। जिन लोगों ने जब कोई एमएलए यहाँ बनता है ना, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोग अवाम उसको वोट डालती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर कोई एमएलसी यहाँ बिल्कुल। बनता है तो वो गवर्नमेंट उसको बनाती है, वो भी जो है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बिल्कुल ये सवाल उनसे करना भी चाहिए, और उनका फर्ज भी ये है कि भाई अपने लोगों के प्रति जो है काम करना, यहाँ की डेवलपमेंट करना।
और बहुत चीजें हुई भी हैं, बहुत चीजें करने के लिए अभी बकाया है। वो तो बात बिल्कुल सही सुनील गुप्ता साहब कह रहे हैं। जहां तक सियासी नजरिए से बात करूं, आप देखें ये जो चीजें चलती आ रही है ना कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। बीजेपी में वो बात कर रहा था कि बीजेपी को आए हुए जो है वो 7 साल हो गए हैं। आप बीजेपी की ये हालात देखें, चले ठीक है, मैं ये चीज कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ रही, पीडीपी यहाँ रही, कांग्रेस यहाँ रही, या इंडिपेंडेंट एमएलए रहे, पुंछ की कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। जैसे ही बीजेपी आई, ये तो डेवलपमेंट के मुद्दों पे आई थी ना, ये तो लोगों ने इसको इसीलिए वोट दिया कि जी कांग्रेस ने जो है पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, या जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं ये जो है ग्राउंड लेवल पे जो काम नहीं हो रही है, हमारा पुंछ की जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सुरनकोट की, या ओवरऑल आप स्टेट की देख लें, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। मैं आपको एक बात बोलूं, अभी बड़े फक्र से ये कह रहे थे कि इतना वोट हमको जो है जम्मू से मिला या पुंछ से मिला है, कहीं से भी मिला, बीजेपी को 26 या 27 सीटें मिली, पीडीपी के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इनके अपने जो है एमएलसी प्रदीप शर्मा साहब यहाँ पुंछ में रहे। अब बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट के नगाड़े बड़े बजाए जाते हैं। आप देखें इनके जो प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा साहब, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन एक उनका डायलॉग बड़ा मशहूर हो रहा है कि चिंता नहीं करनी। देखिए एक सन्यासी आदमी है जिसको जिसको मैं ये समझता हूं कि मैं अगर ये अपनी लैंग्वेज में समझूं, एक सन्यासी बोलते हैं जिसको दुनिया से डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको सीधा सीधा प्रभु से जो है वो राब्ता रखना है, वो एक सन्यासी आदमी है। अब एक सन्यासी आदमी जिसको जो जो बिल्कुल सही कहते हैं वो चिंता नहीं करनी, मतलब एक सन्यासी आदमी को किस चीज की चिंता है, ना उसको खाने की, ना उसको पीने की, ना उसको फैमिली की। लेकिन मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, जो हम लोग हैं, हम लोग डेवलपमेंट, हमें चिंता करनी है डेवलपमेंट की, हमें अपनी फैमिली की चिंता करनी है, हमें अपने बच्चों की चिंता करनी है, हमें रोजगार की चिंता करनी है। मैं बदकिस्मती हमारी ये है, जब से देखें, अब ये मैं कहना नहीं चाहता था, ये अगर डेवलपमेंट नहीं हुई पिछले 70 सालों में, आप ये देखें बीजेपी पिछले 2 साल से तो यूटी बन गया हमारा स्टेट। बदकिस्मती ये रही जो बची कुची हमारा यहाँ था 5 अगस्त को, तो इन लोगों ने हमसे वो भी ले लिया, और उसके बाद बड़े बड़े हमें सपने दिखाए गए कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बड़ी मुलाजमत मिलेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगी। आप मुझे बात बताएं, वो पिछले 2 सालों में कौन सी डेवलपमेंट बीजेपी ने जो है पुंछ में कर ली, रजौरी में कर ली, जम्मू में कर ली। आज जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आज वो देखे वाइन शॉप वाले रो रहे हैं, माइनिंग माफिया ये अभी खुद बात कर रहे हैं, माइनिंग माफिया है। मुझे बात बताएं कौन रोक रहा है इनको माइनिंग माफिया रोकने से? आज गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी का, एडवाइजर्स बीजेपी के, गवर्नमेंट बीजेपी की, और बीजेपी की मर्जी से ही यहाँ ऑफिसर्स आते हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि ठीक है यहाँ बोलना तो बड़ा मुनासिब हो जाता है कि उसने काम नहीं किया या उसने नहीं किया, वो डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं ये चीज कह रहा हूँ, पिछला जो साल का कोविड का दौर निकला है, एजाज भाई आप ये यकीन माने कि 1 साल हम बंद रहे। आप उस गरीब से पूछो जो 1 साल या 6 महीने अपनी दुकान नहीं खोल सका, लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सके 1 साल। और इस बीजेपी की गवर्नमेंट को ये पता था कि ये सेकंड वेव आने वाली है, इन लोगों को टस से मस नहीं हुई, ये अपनी पॉलिटिक्स में रहे, अपना इनका अब ये सिस्टम बन गया है। एजाज भाई मैं माफी चाहता हूं कि ये सीट गेनर हैं, डेवलपमेंट की तरफ कोई इनका वो रुझान नहीं है। आप देखें यूपी में इतनी बदकिस्मती हमारी कि गाय के लिए ऑक्सीमीटर, गाय के लिए हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, और जिन लोगों को जरूरत है इंसान रहेंगे तो बाकी चीजें रहेंगी। मैं साहब आप जब बात कर रहे थे, आप जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बीच में आप जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बीच में टोका नहीं। देखिए आप रूलिंग पार्टी हैं, आपकी जोर जबरदस्ती करने से तो बात चलेगी नहीं, आप तो रूलिंग पार्टी है, आप डीसी आपका है। आप मुझे बताइए, हमें आईआईटी जम्मू में आया, आईआईएम जम्मू में के अंदर आया नहीं आया, आप क्या बात करते हैं? वो तो मेडिकल कॉलेज आप कह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज वो तो आजाद साहब की देन है। मेडिकल कॉलेज आप अपने खाते में, आईटी अपने खाते में क्यों डालते हैं आप? ये तो कांग्रेस अपने दौर में करके चली गई थी, आपने तो संघीय बुनियाद रखी है हर चीज की। मोदी साहब ने क्या काम किया? मोदी साहब ने तो 5 सालों में जो पिछले काम उनका संघीय बुनियाद रखा है, और क्या काम किया? एक पैसे की डेवलपमेंट बताएं आप मुझे। पुंछ आप पुंछ के ऊपर आओ ना, जब फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब बताड़पुर का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, याद होगा आपको? याद होगा आपको? जी बिल्कुल। उसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपया पुंछ के लिए, डेवलपमेंट के लिए दिया था। उन्होंने कहा था पुंछ की डेवलपमेंट करना है। पता है आपकी पार्टी ने क्या किया उस 1 करोड़ रुपए का? आपको पता है क्या? ये जो ग्रिफ की रोड है ना, जो नाखा वाली रोड से नीचे हाईवे जाता है, की रोड पर ब्लैक टॉपिंग की उन्होंने। सुनो मेरी, उसके साथ म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर दरख्त लगाए जो एक भी नहीं लगा, वो 1 करोड़ रुपया खा गए उस समय।
ये तो हमारे पुंछ की हालत है, मैं साबित करूंगा, मैं किसी मसले में नहीं, झूठ नहीं। आप बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जब आपको पता था कि फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं उस दौरान में, यानी 96 के ये 2002 हाँ की हाँ बात आप बिल्कुल कर रहे हैं, तो अभी बिल्कुल। तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई उसके ऊपर? उस पैसे को कम अरे से कम इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए था आपको। मैं आपको बताता हूँ, जब फ्लड आया पुंछ के अंदर, जी ठीक, ये डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी ने रेड जोन फ्लड जोन डिक्लेयर किया जी किया बिल्कुल। हमारी एक एक वीडियो, एक एक प्रूफ, एक एक डॉक्यूमेंट हमने दिया, जिसमें हमारे साथ एडवोकेट अजीत वर्मा जी हमारे साथ दिल्ली से बैठे हुए, हमारे पुंछ के मीडिया, हर दिन हमने आवाज उठाई। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी कानून होता है वो पुंछ के अंदर लागू नहीं होता है। मैंने आपको पहले कहा, जैसे वाटर बॉडी का मैंने आपको, मैं गिन के बताऊंगा आपको। आप एक इंक्वायरी, आप एक इंक्वायरी कमीशन बैठाइए पुंछ के ऊपर, हम आपको एक एक जगह का प्रूफ देंगे, लैंड ग्रैबिंग का प्रूफ देंगे, किस किस अफसर ने कितने कितने बड़े लेकिन घपले किए। रोकता कौन है इंक्वायरी? मुझे ये बताए ना, आपको कौन रोक रहा है? सरकार तो आप ही मैं की है ना पिछले 7 साल नहीं नहीं, से। मैं जो वही बोल रहा हूँ आपको कि हम तो आवाज उठाते हैं, लेकिन कम से कम अगर ये जो अपना चुने रंधावा हुए साहब जो एक्स एमएलसी रहे हैं, उन्होंने तो डॉक्टर जितेंद्र के खिलाफ ओपन जो वो इल्जाम आयद किया कि उनका जो पीआरओ है वो इस चीज में मुलव्वस है। इनके अपने ही लोग इतने बड़े नेता जो हैं पीएमओ में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र। आप सुनिए मेरी बात, तो मुझे बताएं, आप मेरी बात सुनिए, ये सरकार भी आप इनकी, सुनिए ना सर, आप बात चलाने वाले भी यही लोग, पीएमओ में भी यही आप लोग बैठे हैं, फिर ये कहेंगे पुंछ की डेवलपमेंट नहीं हो रही, 70 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई। तो मैं ये तो चाहता हूँ कि भाई ये डेवलपमेंट करें, हमें भी तो नहीं इस चीज की खुशी है। मैं आपको पूछ के बात बताता हूँ। जब जी हमने आवाज उठाई, डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी थे यहाँ पर, मुझे बताओ किस एक लेजिस्लेटर ने हमारी सपोर्ट की? किसी ने भी नहीं की, सब ने अपना मुंह बंद कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? क्या वो पूछ मेरा है खाली? वहां पर जब जब गुलाम हसन मीर साहब थे, पुराने बात करूंगा, जिनके पास हाउसिंग और म्यूनसिपलिटी के डिपार्टमेंट था, उन्होंने इस जो नीचे वाला जोन है वहां पर आर्टिफिशियल लेक के लिए अप्रूवल किया था, लेकिन वो लेक कहाँ गई, वो चीजें कहाँ गई? आप, नहीं मैं कह रहा हूँ एक सिंपल दुंगली का पुल है हमारा, ठीक है, बिल्कुल। आप मुझे बताओ किस लेजिस्लेटर ने एक बार भी आवाज उठाई हो कि वो पुल बनना चाहिए? क्या ये सिर्फ अवाम का काम है जो हमारे अगर मैं सच कहता हूं, अगर कोई भी एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगा तो इन सबको हथकड़ी लगेगी, हम किसी को माफ नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर जो नुमाइंदे हमने चुन कर भेजे हैं भाई साहब, क्या उनको इसमें उनको उनके अंदर पूंछ का दर्द नहीं चाहिए? क्या आपका प्रणय का नहीं, प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना? ये सवाल हम मुसलसल जो है अपने जो लेजिस्लेटर से पूछ रहे हैं। मैं उनको बार बार जो है हाथ जोड़ के दावत भी देता हूं कि मैं हमारे इस प्रोग्राम में आए और कम से कम आवाम के सामने वो सारी बातें रखें। ये सवाल तो हम उनसे कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो हम आपसे ये सवाल करते हैं क्योंकि सरकार आपकी थी, डीसी आपके थे। डीसी साहब को 2 साल के अंदर जाना था, लेकिन उनको भी जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, बहुत देर से गए। आप ही की सरकार थी, आपके एलजी थे। उसके बाद आप ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन आप जब उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनके जाने के बाद उनके खिलाफ जो है वो नहीं प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस करते हैं। नहीं यानी नहीं उसके दौर में नहीं आपने नहीं कितनी नहीं, बार आवाज उठाई? आपको एजाज साहब, आपके अगर आप पार्टी के हमारे वर्कर को जो है वो फारूक खान साहब की मीटिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जाता है। सुनो आप ही सुनो की सुनो सरकार, सुनो, आप ही के एलजी, आप ही के डीसी, सब हाँ, कुछ बिल्कुल आपका, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी नहीं अ- दिया अ- जा रहा है, फिर भी आप अ- प्रोटेस्ट करते हैं बाहर। नहीं नहीं, आजाद साहब सुनो मेरी बात। जी डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव पहले डिप्टी कमिश्नर थे, जब वो पुंछ के अंदर थे, उनके ऊपर व्हाट्सएप, फेसबुक, जो मीडिया के ऊपर डेली उनके खिलाफ लोग लिखते थे कि ये करप्ट और करप्ट डीसी पुंछ है। मेरे ख्याल आज तक हिस्ट्री के अंदर आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। जब वो डिप्टी हम्म। कमिश्नर पुंछ थे तब हमने इतनी आवाज उठाई, आप हमारी वीडियोस देख ले, हमारे चैनल के ऊपर देख ले, सब कुछ चला। लेकिन उसके लेके उन्होंने आई वाश करने के लिए क्या क्या, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर कर दिया। हमें पता था ये इंक्वायरी ऑफ कमीशन मुकर्रर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब म्यूनसिपलिटी के अंदर हम थे, उस समय एक प्लान बना यहाँ पुंछ के अंदर। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि दुख की बात क्या है कि हमने वो प्लान लेकर, पूरा प्लंदा लेकर एडिशनल डीसी साहब को एक इंक्वायरी कमीशन के लिए बताया, जिसमें हम 5 जो काउंसलर थे वो गए, और हमने उसके ऊपर लिखा मैं कंप्लेनेंट हूं, मेरे बगैर ये इंक्वायरी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप यकीन करोगे, उस समय जो हमारे डायरेक्टर थे लोकल बॉडी के, ये हमारे आपके इधर थन्ना मंडी के थे, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि इस पुंछ, जो हमारे पुंछ का कुछ नहीं हो सकता, आप इन बातों को मत उठाया करिए, क्योंकि जब हम कोई मसला उठाते तो हमारा हाथ पीछे खींच लिया जाता है। हमने वो दौर भी देखा हुआ है, लेकिन आज के दौर में मीडिया का दौर है, सब कुछ दौर है। अगर आप देखेंगे, सब कुछ देखें कि वो पहले डिप्टी कमिश्नर पुंछ से गए, जिनको एक भी आदमी ने पार्टी नहीं दी, वो उनको आधे घंटे के अंदर यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा।
खाली डिप्टी कमिश्नर नहीं है, और भी यहाँ पर बहुत बड़े अफसर हैं जो शरेआम घोटाला कर रहे हैं। देने के लिए शरेआम बहुत लोग उसको लूट तैयार रहे थे, हैं। लेकिन वो मजबूरियां रही होंगी कि उनको क्यों नहीं लिए नहीं नहीं उन्होंने नहीं, जो है। मैं इस बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद जानो कि लोगों ने क्या कुछ लिखा उनके लिए, उनके पे रहते हुए क्या कुछ लिखा, आप मुझे बताओ कभी हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ? बाकी आफ्ताब साहब ठीक कह रहे है, हैं कि हम ठीक है, ठीक है, हम मानते, ठीक है, हम एक मानते हैं। जी बात जी। मैं करूँ। आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ शोर मचाती है, हल्ला मचाती है। आफ्ताब साहब मैं आपको बताऊं बीजेपी ने क्या क्या काम किया पूंछ के लिए, आपको जानकार ताज्जुब होगा। जब पाकिस्तान की गोलाबारी, अभी नहीं, गोलाबारी की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की गोलाबारी होती थी, यहाँ हमारे लोग मर जाते थे, शहीद हो जाते थे गोलाबारी से, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता था। डिप्टी कमिश्नर पूछ किसी को 10,000 20,000, जिसके कपड़े अच्छे उसको 50,000 रुपए थे। जब बालाकोट के अंदर गोलाबारी हुई, टाटा मोबाइल के ऊपर गोला पड़ा और हमारे सरपंच साहब शहीद हुए, यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट वहां पर आए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाकर आवाज उठाई, आज हमारा कोई भाई शहीद होता है उसको 5 लाख रुपया और SO43 के साथ नौकरी मिलती है। सुनील सुनील ये गुप्ता हमारे साहब, देखिए MP है। जहां तक बॉर्डर की आप बात करते हैं ना, इसमें नहीं बीजेपी ने कोई कमाल नहीं किया। इसमें हर जब भी यहाँ फायरिंग हुई है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सोशल एक्टिविस्ट, इसमें क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। आप मुझे बात बताएं डॉक्टर, नहीं आप मुझे एक ही बात बता दें, छोड़े डेवलपमेंट, आप क्या बीजेपी वाले क्या डेवलपमेंट करेंगे पुंछ की, आप मुझे बताएं। ये अभी अयाज भाई आपने इनसे पूछा कि हमारे पुंछ हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन जो ये प्लांट बनना है, एक जिम्मेदार आदमी पीएमओ ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ अपने स्टेट है वो, और पीएमओ दफ्तर में बैठे हैं, वो ट्वीट करते हैं कि आपको मुबारक है पुंछ वालों को, आपका ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो शुरू कर दिया गया। देखिए बीजेपी में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन सुनील गुप्ता साहब मुझे मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी जो है एक झूठ का पिटारा है, इतना झूठ, ये लोगों को इतना झूठ बोल बोल के, अब जब भी ये झूठ बोलते हैं ना, इन्होंने लोगों को झूठ बोल बोल के इतना यकीन दिला दिया है कि झूठ भी लोगों को कभी कभी सच लगने लगता है कि क्या पता हमारे पीएम ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र, और मुझे बताएं जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी, सुनील गुप्ता साहब, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि एक ऐसा आदमी पीएमओ ऑफिस में बैठा हो और जम्मू कश्मीर की ये दुर्गति हो, जम्मू कश्मीर की ये हालत हो। आप जाएं, आप मीडिया के वसाले से, मीडिया के वसाले से देखें जम्मू DMC में क्या हाल है, आप चेस्ट हॉस्पिटल का देखें क्या हाल है। देखें सुनील गुप्ता साहब, एक सवाल तो मैं सुनील गुप्ता साहब से ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि जहां पर डॉक्टर जितेंद्र साहब हैं वो तो चलो बात है, हमारे MP साहब कहाँ हैं? MP साहब जम्मू में है। मतलब वो सिर्फ जम्मू के MP तो नहीं है, के अंदर के MP भी हैं। सर सुनो मेरी बात, हम रोजाना उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर जम्मू हॉस्पिटल के अंदर कितने वेंटिलेटर होते थे? 7 8 10 होते थे। आज 35 है वेंटिलेटर हमारे के अंदर है। वो एहसान कोई नहीं है वेंटिलेटर्स का, PM केयर फंड में करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने दिया है। आप गलत बात कर रहे हैं ना, आप गलत बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपया जो है वो हमारा दिया हुआ पैसा PM केयर फंड में है, जो वो वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं, सरकार ने कुछ नहीं दिया है। आजाद साहब, आपकी सरकार ने कुछ नहीं दिया है, और वो भी जो है वो भी बताया नहीं जा रहा कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया गया। गुप्ता साहब को अपनी बात पूरी करने दें। आजाद साहब मैं आपका कहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने इधर वेंटिलेटर लाए हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये मिसाल दे रहा हूं आपको कि 70 साल के अंदर हमारे वेंटिलेटर होता जम्मू के अंदर जाते थे। आप मुझे एक बात बता दीजिए ना, यहाँ कितने सालों से डॉक्टरों की कमी है अस्पताल के अंदर? है ना कमी? कमी है ना आफ्ताब भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कमी है, इसमें क्या दो रहा है। एक बात सुनिए ना, एक बात सुन लीजिए ना। अगर आपको याद होगा सुनील कुमार गुप्ता ने 1 महीना धरना अस्पताल के बाहर लगाया था, तब डॉक्टर आए थे। हमने समय समय पर प्रोटेस्ट किया है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। 1 महीना सुन, यहाँ सुनील कुमार गुप्ता की आफ्ताब के नहीं की बात नहीं है ना, यहाँ आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात की गई है। मुझे एक बात बताएं, फारूक साहब अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला ने अभी 1 करोड़ 40 लाख रुपया जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से रिलीज किया है हर हॉस्पिटल को। मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे जुगल किशोर जो हमारे यहाँ के MP हैं जुगल किशोर साहब, उनको क्या MP लैट नहीं मिलता? क्या वो MP लैट आज वो पैसा जो है वो गलियों को, जो रस्तों के लिए या रोडों के लिए जरूरी है कि लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी? सुन लीजिए, बिल्कुल। ये कोरोना पिछले साल शुरू हुआ था, हमारे MP साहब जितने थे, हमारे MP ने 1 करोड़ रुपया PM केयर फंड में जमा कराया था, ठीक है। कुछ में से हमने 49 लाख रुपया कैश जमा कराया था MP फंड में। कितना? इसे PM केयर फंड में
उसके बाद आपको शायद आप सियासी घराने से तल्लक रखते हैं, आपको पता है उसके बाद एमपी फंड बंद हो गया था, शायद आपको पता नहीं हाँ होगा। बिल्कुल, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया। कहाँ से पैसे दिए? डॉक्टर साहब के पास पैसे पड़े होंगे तो उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम उनकी तारीफ भी करते हैं। इसमें अच्छी बात है, जो अच्छी काम है उसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना जनाब, एमपी लेड का जो आप देखिए, गुप्ता साहब मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। जो एमपी लेड का पैसा है वो 2020 में वो 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। 6 महीने के लिए एमपी लेड जो है वो नहीं यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो है, जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा ये खत्म हो गया नवंबर या अक्टूबर एंडिंग में, उसके बाद दोबारा जो एमपी लेड का पैसा इन लोगों को आया और खर्च रहे। आप जाए, अब डीसी ऑफिस पता करें ना जरा, आप डीसी ऑफिस जाके पता करें, आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, आपको तो बता देंगे, हमको तो नहीं बताएंगे डीसी साहब। आप पता करें जरा जुगल किशोर साहब का कितना पैसा जो एमपी लेड में पड़ा है, आपको वहीं से पता लग जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, एक सवाल ये भी है ना कि उनका एमपी का फंड जो भी है वो हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कितना इस्तेमाल हुआ पिछले 7-8 साल में? सर ऐसा है कि वो मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ। हमने उनसे जहां पैसा मांगा, चाहे वो मंडी के लिए मांगा, कहीं किसी जगह के सुरकोट के लिए मांगा, मेंढर के लिए मांगा, जो प्लान हमारे जो लोगों ने बनाकर दिया, हमने उस प्लान के ऊपर पैसा उनसे लिया है। मुझे याद है आपके देखिए सर, अयाज भाई, मैं सुनील की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए पॉलिटिक्स, यहाँ पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है हमें। ये देखिए, ये पॉलिटिकल बात हो जाती है। मैं तो हम ये चीज कहते हैं, आप मुझे बताएं मदद किससे मांगी जाती है? मदद एक कमजोर आदमी से मांगी जाती है कि मदद एक जो सेहतमंद है, जिसका सिस्टम है, उससे मांगी जाती है? आज जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बीजेपी ने यहाँ खत्म कर दिया है। पीछे जो हुआ सो हुआ, ठीक है, ये ब्लेम करते हैं 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, किसी ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई होगी। इन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ स्टेट में खत्म कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया, पीडीपी को खत्म कर दिया, और जमातों को ये खड़ी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताए, 2 साल से 2.5 साल से हुकूमत इनके हाथ में है, सरकार इनकी है, और आज का सिस्टम देखें। पहले इस गवर्नर से बदकिस्मती हमारी ये है, इस गवर्नर से पहले जो गवर्नर मनमोहन साहब थे, जब कोई वो फैसला करते थे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, वो दिल्ली में बैठ के ट्वीट करते थे, वो फैसला बदल दिया जाता था। तो ये ट्विटर में जो है सरकार चल रही है। और आज के गवर्नर साहब देखिए, कोई भी फैसला होता है वो ऑन ग्राउंड अभी हमारे पास आता नहीं है, वो वहां ट्वीट कर देते हैं ट्विटर पे कि भाई ये इतने दिनों के लिए बंद हो जाएगा, तो हमें ये पता लग जाता है हाँ जी अब ये बंद। डीसी साहब बाद में ऑर्डर निकालते हैं। तो डिक्टेटरशिप जो बीजेपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू की है, खुदारा मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ठीक है, राजा महाराजाओं का भी दौर था, बीजेपी ने राजा महाराजाओं का दौर यहाँ वापस पुंछ में लाया है। हमारी रियासत हो सकता है रियासत का दर्जा हमें बीजेपी वापस दे दे, जो राजा महाराजाओं का दौर चल रहा है। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ये राजा ही बनना चाहते हैं, चाहे गवर्नर साहब हो, यहाँ पुंछ के डिप्टी कमिश्नर साहब हो, या इनके जो नुमाइंदे हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन प्रजा जो है परेशान है, प्रजा को वो चीजें मिल नहीं रही है जो उनको मिलनी चाहिए, तो राजा बने, हमें कोई एतराज नहीं उसमें। लेकिन आज के दौर में जो है जनाब, ऐसे राजा बने जिसका फायदा जो है ग्राउंड लेवल तक लोगों को हो। अदरवाइज यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए, यहाँ नेहरू का दौर भी रहा, इंदिरा गांधी का दौर भी रहा, तो मोदी का दौर जिस हिसाब से हालात हैं, मोदी का दौर भी ज्यादा देर चलने वाला नहीं। आपके पास यही 3 साल है सुनील गुप्ता साहब, आप यहाँ पुंछ की डेवलपमेंट करें बिल्कुल। और बात जहां तक हम हैं, हम बिल्कुल शाना बशाना आपके साथ हैं। आपकी तकरीर को मेरा सलाम है, सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। आप मुझे बता दें, आपके समय में कितने लोगों को मकान मिलते थे? आप मुझे बताएं, जब कोविड आया, किस आदमी के घर में पैसे नहीं गए? मेरी माँ बहन को मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिला? हमने क्या चीज नहीं की लोगों के लिए, जो खासकर गरीब लोग हैं? अभी आप कह रहे हैं बड़ा, आपने बताया कि दुकानदार है, हम भी दुकानदार हैं, हम इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, पिछले कोरोना काल के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हमने कम से कम 2 करोड़ रुपए का राशन जो हमने यहाँ से कलेक्ट करके लोगों को घरों घरों तक पहुंचाया। मैं सिर्फ मेरे मन के अंदर कष्ट ये है आजाद साहब, कि जो फेंस के आगे हमारे लोग रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि हम घर के अंदर बंद रह गए। इनको घर में किसने बंद किया? अगर हम बीजेपी के लोगों के घरों के अंदर जाकर राशन पहुंचा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो ये लोग अगर जाते तो इनको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकने वाला था। लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए ना। अभी ये डायरेक्ट पूछ जाकर दिल्ली पर पहुंच जाते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर वो डिबेट करनी है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं कह रहा था कि अगर देखिए सर, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हमने 5100 करोड़ रुपए पुंछ के लिए लाया, नेशनल हाईवे के लिए, उसका काम शुरू है,
वो उसके ऊपर लगेगा। रिफ्यूजी जो 1947 से लेकर आज तक करते रहे, हमने उनको पैकेज दिया, आपने जो वायदा किया था। आप आजाद साहब मुझे एक बात बता दें, आप सब पहाड़ियों के लिए आपने क्या किया? बीजेपी ने वायदा पूरा किया। जब एसटी के ऊपर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद हुई, आपकी हुकूमत थी। मैं आपसे ये सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एसटी के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद हुई तो एससी के लिए क्यों नहीं बंद हुई? अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट आपने की, वो एक कौम के लिए बंद की और एक कौम के लिए नहीं बंद की। भेदभाव हमेशा तो आपकी सरकारों ने किया है, बैकडोर की एंट्रियां आपने की, हर चीज में आपने भेदभाव सुनील किया। गुप्ता साहब, ठीक है, मेरी बात सुने आप। मेरी आपसे गुजारिश, मेरी सिर्फ गुजारिश आपसे जी। ये है कि सिर्फ आप मुझे एक बात बता दीजिए कि 70 साल के अंदर हमें पुंछ के अंदर क्या मिला? इतने बड़े लेजिस्लेटर नहीं, मंत्री सब 70 साल में कुछ मिला। देखिए, 70 साल में कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन इस पिछले 7 साल में हिंदू मुसलमान जरूर हमें मिला है। हिंदू मुसलमान जरूर हमें 70 साल में कुछ मिला नहीं मिला, हिंदू मुसलमान जरूर मिला है। मंदिर मस्जिद हमें जरूर मिली है। आप देखें, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद बनाने से जो है यहाँ की आवाम नहीं बचने वाली। आप हॉस्पिटल्स बनाए, हॉस्पिटल्स में देखिए जो सिस्टम यहाँ चल रहा है ना सुनील गुप्ता साहब, ठीक है, आप जो ये चीज कह रहे हैं पहाड़ियों के लिए ये किया या वो आपका राइट, आप गवर्नमेंट में हैं, आपका राइट बनता है लोगों तक वो चीज पहुंचाना, और पहुंचानी भी चाहिए। लेकिन मैं वही तो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वही मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो पिछले 70 साल में चीजें बनी हुई थी आपने सिर्फ बांटी है। मुझे एक बात बताएं, एक गवर्नमेंट की, मोदी की एक स्कीम बता दें, यहाँ चले आप लाइव पे हैं, आप लोगों को मोदी की एक स्कीम बता दें जो मोदी की अपनी हो, जो आपकी अपनी गवर्नमेंट की अपनी स्कीम हो, जो आपने पिछली सरकारों से चुराई ना हो, जो आपने ना बदले ना हो। देखिए, राम का नाम रहीम रखने से या रहीम का नाम राम रखने से जगह तो वही रहेगी ना। आप इस मसले में मत पड़ो, ये आप पुंछ की बात करो, आप कहां चले गए उसके ऊपर आओगे। मैं पुंछ की बात कर रहा हूँ, मैं तो पुंछ की बात कर रहा हूँ। आप पार्टी को लेके बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी ये कर रही है, आपकी पार्टी तो पूरे रियासत में, पूरे हिंदुस्तान में आपकी पार्टी इसी एजेंडे पे काम कर रही है। हम पुंछ के हवाले से बात करेंगे कि पुंछ में 70 साल में क्या हुआ हम पिछले 7 साल से सुन रहे हैं, बल्कि 8 साल से ये सुन रहे हैं कि जो पुरानी सरकारें हैं, कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने, या जो भी सरकारें रही हैं रियासत में या पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया। लेकिन ये 70 साल वाला नारा हम पिछले 7-8 साल से सुन रहे हैं और 70,000 बार सुन चुके हैं। अब मुझे बताइए इससे आगे हम कब निकलेंगे? हाँ, और जहां तक गैस की बात आप करते हैं, गैस की बात आपने की, फ्री तो डाल दिया लेकिन रेट तो बढ़ा दिए। पेट्रोल के जो है गैस फ्री दे दिया, 1,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, तो उस गरीब को गैस फ्री देने का बेनिफिट क्या दिया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा काम पुंछ के अंदर किया, हिंदू मुसलमान को इकट्ठा किया। हमने बात करते हैं ना कि राम का नाम फलाने नाम फला, हमारे जब से मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब आए हैं, मैंने अभी आपको क्या मिसाल दी? ये भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ को इकट्ठा नहीं किया, ये पुंछ का अपना गलत बात आप करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। गलत बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पुंछ में नहीं होगी क्या? मुसलमान हिंदू एकता नहीं होगी यहाँ पे? ये लोगों का, ये हमें विरसे में मिला है, ये हमें विरसे में मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये हमें पुंछ के लोगों को विरसे में मिला है। हिंदू मुसलमान सिख का इत्तेहाद जो है ना, ये आप लोगों की देन नहीं है। हाँ, आप लोगों ने इसमें जहर घोलने का काम जरूर किया है। आप एक मिसाल बता दीजिए मेरे को जो हमने पुंछ में जहर घोला। आप देखें, आप टीवी चैनल खोल के देखें, आप टीवी चैनल खोल के देखें, आपके लोग क्या क्या टीवी चैनल पे आके बोलते हैं, आप देख लें। आजाद साहब, अगर वो तो वैसी भी बोलता है, वो क्या बोलता है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को किसी से कुछ नहीं। मैं पूंछ की बात करूंगा, मैं पूछ की बात कर रहा हूँ। ओवैसी अगर हम कहते हैं ओवैसी गलत बोलता है, आप बोले मैं कह रहा हूँ ओवैसी गलत बीइंग ए मुस्लिम मैं कह रहा हूँ, अगर ओवैसी कोई ऐसी बात करता है जो मजहब के खिलाफ जाती है या किसी को उसे चोट पहुंचती है, मैं कहता हूँ वैसी गलत करता है। आप बोले होम मिनिस्टर मोदी जो है वो गलत बयानबाजी करता है, कभी नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आप में वो जुर्रत नहीं है अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बोलना। ठीक है अब गुप्ता साहब, हाँ, 2 मिनट। मैं जब से चिश्ती साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ हमारा एक गुलदस्ता पड़ा, मैं अभी आपकी वोटों की बात की थी, हमने 11,500 वोट लिया, जिसमें से 9200 वोट हमें मुस्लिम वोट मिला है। ये भी हिस्ट्री के अंदर होगा, पहली दफा हमें इतना बड़ा मुस्लिम वोट मिला है, इससे पहले भी मिलता रहा। ये देखिए, ये मैं आपसे एक बात कहूंगा, बीजेपी की इस पे कुछ नहीं है। यशपाल शर्मा साहब को यहाँ पे 27,000 वोट मिलता था, उसमें से मैक्सिमम मुसलमान वोट था। बीइंग हिंदू, ये तो एक पुरानी है जो है। यशपाल शर्मा जी को मिला 27,000 वोट। सुनिए ना जी, मैं जब से चिश्ती साहब आए हैं, देखिए आज
आज गोल्डन कार्ड बढ़ रहा है सभी पुंछ के लोगों का, पूरे जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 25 लाख गोल्डन कार्ड की बात आपने की ना, बहुत अच्छी बात। सुनील गुप्ता साहब मेरी बात सुने, आप ऐसी स्कीम्स की बात कर रही है जो ग्राउंड पे है ही नहीं। आप देखें गोल्डन कार्ड को तो कोरी के भाव जो है वो रद्दी टोकरी में फेंका जा रहा है। आप जम्मू में जाके देखें, हॉस्पिटल्स में जाके देखें, आप बात वो करें जो डाइजेस्ट हो। जो बात डाइजेस्ट नहीं होगी वो कैसे बात बनेगी सुनील गुप्ता साहब? आपने बिल्कुल, आपने 5 लाख, सुने मेरी बात, आपने 5 लाख रुपया दिया, आपने 5 लाख इंश्योरेंस किया, लेकिन आज बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो मोदी साहब का जो कार्ड दिया गया ना गोल्डन कार्ड, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। ये कुछ करते नहीं, जो हम करते हैं उसके ऊपर ये बोलने नहीं देते। सुनिए, हमारे जब पुंछ के अंदर लोग, हमारे बांडी चच्चे के अंदर लोग मरे, हमारे चिश्ती साहब के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया था गवर्नर साहब के पास, 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड वहां पर बना। ये कहते हैं लागू नहीं होता, बिल्कुल लागू होता है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमने कुछ काम किए, मैं आपको बताता हूँ कि देख, हमारी ये सोच है कि पुंछ के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा कि इसके लिए सब जिम्मेवार है। मैंने ये नहीं कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली जिम्मेवार है या पीडीपी जिम्मेवार है या कांग्रेस जिम्मेवार है। मैंने कहा जितने लेजिस्लेटर हैं हम सारे जिम्मेवार हैं। मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि अगर हम 132 केवी भी अगर रिस्टोर नहीं करा सकते, उसके लिए मैं भी जिम्मेवार हूँ, ये अफ्ताब भाई भी जिम्मेवार है। बिल्कुल है, 132 नहीं मानते हैं ना, हम तो मानते हैं हम जिम्मेवार है, लेकिन आप देखें हम तो मानते हैं जिम्मेवार है, लेकिन हम आपसे यही गुजारिश, अब आपसे सुनील गुप्ता साहब यही तो गुजारिश है हमारी कि इस वक्त होली सोली सरकार आपके पास है, डिक्टेटरशिप आपके पास है। इस वक्त आईजी साहब होली सोली सिंगल हैंड जो डिसीजन ले सकते हैं, क्यों नहीं आप ये चीजें दुरुस्त कर रहे हैं पुंछ में? अफ्ताब साहब, ये बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैं मानता हूं कि जो है वो काफी हद तक जो है वो जिम्मेदार रही है। अयाज भाई, मैं किसी पार्टी की सपोर्ट में यहाँ आया नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की सपोर्ट में यहाँ नहीं आया हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, बिल्कुल इन लोगों ने बड़ा नुकसान किया हमारे पुंछ का, और हमारा पुंछ का जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो है पुंछ की डेवलपमेंट जो है हम ही लोगों ने करनी है। अगर आज की दौरान जो है इन लोगों ने बड़े बड़े वादे करके जो है ये लोगों के बीच में आए हैं, तो आज इनका फर्ज बनता है आज ये बात करें। ये देखें, इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई है, चाहे वो किसी की दौर में भी बनी हो या पिछले 70 साल में काम ना किया हो, अब आप काम करें। आपको कौन रोक रहा है काम करने से? भाई साहब, आप लोग जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं या जो आप पुराने जिम्मेवार लोग रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है अगर पुंछ के अंदर कोई चीज है उसके लिए आवाज बुलंद करना? सर बिल्कुल, हम वक्तन फोक्तन बिल्कुल आवाज बुलंद करते हैं। आप आज देखें, आज आप जो चीज बनवा रहे हैं वो लाठी के जोर पे बनवा रहे हैं। आज जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आप बताएं कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस आपने यहाँ पे रखी हैं, इतना अमला आपने यहाँ रखा है, आप हमारी सुनवाई कहाँ पे है? आज देखें, डिप्टी कमिश्नर से, एसएसपी से, ऑफिसर से मिलना इतना मुश्किल हो गया। देखें सुनील गुप्ता साहब, मेरी बात सुने, आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मैं आपको बिल्कुल जो चीज ग्राउंड पे हो रही है वही चीज बता रहा हूं। आज की डेट में आम आदमी की सुनवाई नहीं है। आज आप अगर आपकी चलती है, अगर आपकी चलती है, या मैं समझता हूं आपके पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं अपना रविंदर रैना साहब, उनकी अगर चलती है, उनकी अगर सुनवाई है कोई, तो लिहाजा आप आज आपके पास अल्लाह ने, राम ने एक मौका दिया है आप लोगों को। आप सरकार सेंटर से लेके ग्राउंड लेवल तक अफसर भी आप अपनी मर्जी से लगाते हैं, उसके बाद भी आप पिछले 70 साल को रो रहे हैं। 7 साल में आप बताएं मुझे बताएं, पुंछ हॉस्पिटल की बात करते हैं, मुझे बताएं। देखिए दुख होता है हमें इस चीज का सुनील साहब, आप पुंछ हॉस्पिटल की बात करते हैं, बिल्डिंग वहां ऑलरेडी बन गई है, किसी सरकार ने बनाई। डॉक्टर अगर वहां 20 की जरूरत है, 10 मिल गए हैं, आप पूरा करें ना उसको। मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, 70 साल में एक बिल्डिंग को आप बार-बार एमपी साहब की, आपके एमपी की जिम्मेवारी नहीं थी कि आके पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक विजिट करते, वहां देखते कि वहां का निजाम कैसे चल रहा है? यहाँ तो बदकिस्मती हमारी ये है कि डीडीसी मेंबर, आप देखें शर्म की बात है हमारे लिए, डीडीसी मेंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का विजिट कर रहे हैं, जिनकी जुरिडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं आता। डीडीसी मेंबर बेचारे मजबूर हो गए हैं। आपका काम तो वो लोग कर रहे हैं जिनको पंचायतों में काम करना चाहिए था। मजबूरी है, उनको क्या मजबूरी है जी? डीडीसी जिनको बड़े लोगों के लिए ये बताया गया कि ये पास अब जो है वो काम तरक्की के आयाम नए होंगे, लेकिन डीडीसी को बेचारे को एम्पावर ही नहीं किया। वो अभी भी रो रहे हैं कि हमारी ना कोई सुनता है, ब्यूरोक्रेसी अभी भी हावी। कुछ नहीं है जनाब, अगर डीडीसी का सुनेगा तो बीजेपी के लोगों के काम कैसे होंगे, मुझे बात बताएं। आजाद साहब, जो लोग चुन कर आए हैं, अगर उनकी, मैं जब रियाज नाज साहब यहाँ पर बीमार हुए अस्पताल के अंदर, आफ्ताब साहब को पता होगा, उनको एक इंजेक्शन ठीक नहीं मिला, उस आवाज सुनील कुमार गुप्ता ने बुलंद की।
मुझे सर दुख मैं आपकी जात पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। बिल्कुल सुनील गुप्ता साहब से मैं बहुत मोहब्बत है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आप बोले फिर आप बोले ना आपकी पार्टी ग्राउंड पे जो काम नहीं कर रही। आप मेरी बात सुनील सुनो, उसके गुप्ता बाद जवाब ग्राउंड पे काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी जो है वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रही। आप माने इस चीज को? एक बात सुन लीजिए, मुझे पुंछ से हम इसलिए आवाज उठाते हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ एक बात और कहनी पड़ती है। 14 हमारे डीडीसी के मेंबर चुने गए, उनमें से एक आदमी हो गया जिसको इंजेक्शन नहीं मिला। या जो 13 लोग थे उनको इकट्ठे होकर पुंछ के लिए आवाज नहीं बुलंद करनी चाहिए, उनका एक साथी बीमार हो गया, हमने उससे भी उनको सुनवाई कहाँ है? और जनाब सुनील गुप्ता साहब सुनवाई कहाँ है? किसको बोलेंगे वो? आप मुझे बताए ना, कल मैं जनाब किसको बोलेंगे मुझे बात बताएं। आप देखें, आप सुनो मेरी बात, पूरे डीडीसी मेंबर इस बात पे मैं, पूरे डीडीसी मेंबर जो है जम्मू में उन्होंने धरना दिया, शर्म की बात है हमारे लिए। उसके बाद गवर्नर साहब ने क्या किया मुझे बात बताएं। वही प्रोटोकॉल रखा, कोई प्रोटोकॉल चेंज नहीं किया। मुझे एक बात बताएं, डीडीसी मेंबर बेचारे जाएंगे, रोएंगे किसके आगे? सुनवाई किसके आगे होगी? आप बता देना किसके पास जाना है। हाँ, मसला ये है कि डीडीसी की जो है वो अभी भी ये रोना है कि ब्यूरोक्रेसी अभी भी हावी है, हमारी कोई बात सुनता नहीं है। यहाँ तक कि अगर बिजली के तार गिर जाती है तो हमें बार बार फोन करके वो रिस्टोर करवाना पड़ता है। यानी डीडीसी की हालत है। यानी कि डीडीसी और मैं और आप एक ही जगह पर अगर खड़े हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फिर उनका बनने का क्या फायदा हुआ, जबकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। जब सुनवाई नहीं है तो आवाम के बीच में तो वो शर्मसार होंगे ही बेचारे। और एक बड़ी बात ये भी है कि 280 के 280, यानी इसमें बीजेपी के भी जो पूरे डीडीसी चुने हुए डीडीसी वो भी जाके धरने पे खड़े हुए, कम से कम उनकी तो सुन लेते हैं। नहीं, इसमें मैं एक बात से आपसे सहमत नहीं हूँ। वो अपने लिए धरने पर बैठ सकते हैं, सुनिए मेरी बात। अगर उनको इन पावर नहीं मिला, उनको पावर नहीं मिली, उसके लिए वो धरने पर बैठ सकते हैं। नहीं, पावर मिलेगी तो आवाम के लिए काम करेंगे ना। मुझे बताइए ना, पावर अगर नहीं मिलेगी तो सुनवाई कैसे होगी? नहीं, वो इलेक्टेड चुने हुए नुमाइंदे तो है ना, मतलब चुने हुए होने का, जब उनको पावर ही नहीं मिली तो फिर वो चुने होने का क्या फायदा है? जब आप वो अगर वो तो वही बात होगी, बंदूक आप मुझे दे दे चलाने के लिए और साथ में गोलियां ना दें और बोले जाओ अपने दुश्मन को मारो। कैसे मारना है मैंने? भाई साहब, अगर वो आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज में दम है। वो जनाब हमने देख लिया है, हम 2 साल से देख रहे हैं। सुनील गुप्ता साहब, आपके अपने लोगों की सुनवाई नहीं है आज की डेट में। आपके अपने लोगों की सुनवाई नहीं है। आपने रंधावा साहब का अभी पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। रंधावा साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। आपके अपने लोगों की सुनवाई नहीं है। अब मेरे साथ पूछ की बात कर रहे हैं। गुप्ता साहब ने भी जो है इस बात की तस्दीक की है कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल करप्शन बहुत ज्यादा है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो किसी की भी नहीं सुनती है। करप्शन है। पिछले डिप्टी कमिश्नर सुने आजाद भाई, पिछले डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ 3 साल रहे, बीजेपी के किसी एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो जाने के बाद तो ठीक है, वो जब बीजी क्रॉस हो गए और अवार्ड में, सुने मेरी बात, अगर सुनील गुप्ता साहब एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, वो भी स्टेट का, अगर ये कहता है कि पिछला डिप्टी कमिश्नर ठीक नहीं था, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के हवाले से इनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बात बताएं, उनको दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपने कैसे दे दिया कठुआ में? उसको फिर डीसी बना दिया आपने। इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा हमने विरोध किया है कि अगर ऐसे करप्ट और जनाब कर रहा है, मैं कह रहा हूं विरोध कर रहे हैं आप, लेकिन सुनील भाई सुनवाई कहां हो रही है आपकी? मेरी एक बात सुनिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ। अगर हमारी बात कोई नहीं सुनता तो इसका मतलब हम चुप करके घर में बैठ जाएंगे, फिर हमें लोगों की नुमाइंदगी करनी नहीं चाहिए, उसी दिन छोड़ देना चाहिए सबको। बिल्कुल आपको मैं ये चीज कहता हूँ, जिस पार्टी के कार्यकर्ता की सुनवाई ना हो उसको उस पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? वो आपकी पार्टी होगी। आजाद साहब सुनिए मेरी बात, अगर मैं मेरी पार्टी क्या होगी? मेरी ऐसी पार्टी होती तो मैंने कब की छोड़ दी होती। अगर मैं लोगों के लिए नहीं, मेरी बात सुने सुनील गुप्ता साहब, स्पोक्स पर्सन का मतलब ये होता है कि आप जनता के आगे सच बोले। कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि मेरा कर्म क्या है, मेरा फर्ज क्या है पुंछ के लिए, मुझे ये देखना है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। देखिए वही तो सवाल है ना। आपकी तो लोग तारीफ करते चुनते नहीं, वो कहते हैं सुनील गुप्ता साहब काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपकी पार्टी पे उठाया जा रहा है। सवाल आपकी पार्टी पे उठाया जा रहा है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? मुझे बात है, आपकी नीयत पर किसी को शक नहीं है। हम ये मानते हैं कि सुनील गुप्ता बतौर शख्सियत पुंछ के लिए उन दर्द दिल रखते हैं, वो आवाम के लिए उठते हैं, बात करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है, क्या आपकी आवाज पहुंचती रही या वो आपकी आवाज को सुन करके नजरअंदाज करते हैं? सवाल तो ये है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी, ये आफ्ताब भाई को पता होगा, यहाँ आंगनवाड़ी का धरना लगता था आजाद साहब, आफ्ताब साहब, उस धरने में सुनील
गुप्ता भी बैठता था अपनी हुकूमत के खिलाफ। एक सुन लीजिए गुप्ता साहब, मैं तो बिल्कुल मैं ऑन लाइव ऑन एयर ये चीज बोल रहा हूं कि सुनील गुप्ता साहब पर्सनली आपका कोई मुकाबला नहीं है। एज ए सुनील गुप्ता हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सवाल जो सवालिया निशान जो है ना वो बीजेपी पे लगा रहा हूं मैं। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मुझे एज ए बीजेपी पार्टी बताए ना, पार्टी क्या कर रही है यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, आप सुनते नहीं है ना। मैं उस धरने में जाकर बैठा था, हम पीएचई वालों के धरने पे बैठे, हम पीडीडी वालों के साथ बैठे, हम होमगार्ड वालों के साथ लड़े। आप मुझे बताओ, मैं एक पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते मैं अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ उस धरने में जाकर बैठता हूँ तो वो क्या मैं अपनी मर्जी से जाकर बैठता हूँ? पार्टी छूट दी थी, जहां से हमारी सरकार भी गलत करेगी अपने सरकार। फिर तो सुनील गुप्ता साहब मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं आपको कहती है धरने में बैठो, तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर एक पार्टी का स्पोक्समैन धरने पे बैठता है और उसकी हाई कमांड में उसकी सुनवाई ना हो तो आपका धरने पे बैठने का फायदा क्या है, मुझे ये बात बताएं। तो लड़ना चाहिए अपोजिशन को, जब यहाँ अपोजिशन है ही नहीं तो फिर हमें ही लड़ना पड़ता है, अपोजिशन का काम भी हमें ही करना पड़ता है। यार ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के लिए पीएसए सर आपने ऑपोजिशन का बंदा क्यों रखा है, मुझे बात सरकार में है, पूरी ताकत में है। इतने लोग जो आपने जेलों में भर दिए ऑपोजिशन के। एक मिनट गुप्ता साहब, एक बात आपने खैर जिन्होंने बात कर ही दी है कि पीएचई के धरनों पे आप बैठे, 60,000 से ज्यादा जो है पीएचई के दिल्ली विजर और बाकी डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट के और पीडीडी के, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है 60 से करीबन ये 60,000 फिगर कहा जाता है, उससे ज्यादा ही है। पिछले कई सालों से धरने पर बैठते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। भाई साहब ऐसा है कि जब कौन करेगा उनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? मैं वही बता रहा हूँ ना, जब ये आफ्ताब साहब को ज्यादा पता होगा, जब इनकी लिस्ट बनी ना तो 60,000 लोग इसके अंदर थे डेली वेजर। जब फाइनल करने की बारी आई तो 1,05,000 हो, मतलब 60,000 एक्स्ट्रा आ गया कश्मीर से, जिसकी वजह से ये सारा मसला रुक गया। हमें तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज हमारे जो एसपीओ भाई हैं, जो और लोग हैं, इनको पूरी तरह से एक निगलेक्ट किया गया, इनको खज्जल कर दिया गया, इनके बेचारों की जिंदगी तबाह कर देगी। आज पीडीपीडी का कोई डेली वेजर मर जाता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इसके लिए तो हम आवाज बुलंद करते हैं। मेरा अपने भाई से यही अनुरोध है कि आप भी आए, सब मिलकर इसके लिए आवाज बुलंद करें ताकि हम उन लोगों को इंसाफ दिला सकें। आपने 370-35 इसीलिए हटवाया, आपने 370-35 इसीलिए हटवाया ना, इसीलिए हटवाया कि आप जो है वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करेंगे। अब मुझे बताएं 370 और 35 से हटने के बाद पुंछ की डेवलपमेंट बता दे क्या की? उससे पहले भी तो आवाज उठा सकते थे ना, उससे पहले की मैं कह रहा हूँ चले, किसी ने अगर पीछे आवाज नहीं उठाई, आपने तो 35 और 370 इसीलिए उठाया ना कि पुंछ की ओवरऑल रियासत की डेवलपमेंट नहीं हो रही। और जब 35 370 उठाया गया आप भी खुशियां मना रहे थे। मुझे बताएं वो 370-35 हटाने के बाद पुंछ की डेवलपमेंट बताएं। वो 35 और 370 उठाया गया, जो चोर बाजारी, काला बाजारी यहाँ पर थी, जो लूट और घुसूट यहाँ पर था, प्रोजेक्ट कोई बंद कराता था। किस चीज की काला बाजारी, किस चीज की? आज वो बात नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है जनाब, आप एक डिप्टी कमिश्नर के ऊपर इल्जाम देखें। एजाज भाई बदकिस्मती है 370 और 35 से हटने के बाद कितनी ज्यादा इलीगल मैं वही बात करने आ रहा हूँ, वही बात करने आ रहा हूँ। जी, सुनील गुप्ता साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो पीछे काला बाजारी थी। ऐसा डिप्टी कमिश्नर यहाँ जिसने, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, उनके जाने के बाद सवालिया निशान उठाते हैं उनपे। और यहाँ की एलजी हुकूमत जो है, एलजी हुकूमत उनको कठुआ का डीसी बना देती है। तो ये चोर बाजारी, भाई साहब, ये चोर बाजारी तब नहीं थी, ये चोर बाजार है। आप 370 और 35 के बाद जो है चोर बाजारी शुरू कर दी है। यही बात आपको उठानी चाहिए थी ना। मुझे दुख तो आप लोगों के ऊपर आता है। मेरी एक बात सुनिए, किस चीज की जनाब? जिसने आवाज उठाई आपने उनको जेलों में बंद कर दिया, आपने उन पे पीएसए लगवा दिया। पूंछ के कितने बेचारे नौजवान आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? आपने कितनी जेल काटी है? मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात मैं बताता हूं ना। बीजेपी वालों का बस नहीं चला ना, बीजेपी वालों का बस नहीं चला, क्योंकि मैं एडू कानून जानता हूं। अगर मैं भी एक आम आदमी होता, मैं भी इस वक्त तिहाड़ जेल से बोल रहा होता। आज कितने हमारे कश्मीरी भाई जम्मू से पुंछ, कहां क्या बात कर रहे हैं सुनील गुप्ता साहब? हम आपकी जात पे मैं सवालिया निशान नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हाँ आपकी पार्टी पे सवालिया निशान इसलिए उठा रहा हूं कि वो झूठ का पिटारा है, झूठ का पिटारा है। झूठ के अलावा बीजेपी ने जो है आम आदमी को कुछ नहीं दिया। ये पुंछ की जितनी पार्टियां हैं ये मलाई खाना चाहती हैं, ये लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहती, जो मुझे समझ में आ रहा है।
अगर मैं एक पार्टी का नुमाइंदा होते हुए हम लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे कम से कम एक बार सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जनाब, अगर पिछली पॉलिटिकल पार्टीज ने मलाई खा ली है ना, तो अब बीजेपी जो है तो दूध पीने का काम कर रही है। आप लोग जो है वो दूध पीने का काम कर रहे हैं, वो मत करें। अगर पिछलों को गलतियां की है, मैं आप लोगों को दोनों से ही गलतियां बात करना सुधारनी चाहूंगा, चाहिए। क्योंकि अब टाइम जो है वो हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा बचा हुआ है। मैं अब बिल्कुल थोड़े जो है वो कम में बात जो है इसको हम खत्म करना चाहेंगे। मैं सुनील गुप्ता साहब आपसे बिल्कुल मुख्तसर से बात आपकी जो है इसको मैं समझूंगा कि आप इसे क्लोज कर दें इस पूरी बात को। फिर मैं आफ्ताब साहब के साथ जी देखिए मैं आपसे साहब, ये जानना चाहूंगा। देखिए सुनील साहब, जी एक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हुआ यूं है कि हम इल्जाम तराशी गेम जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ जो है वो ब्लेम गेम से हट करके अब हम एक बड़ी पॉजिटिव सी बात करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि हमारा मुद्दा यह है कि पुंछ जो है वो डेवलप होना चाहिए, पुंछ के अंदर तरक्की होनी चाहिए, पुंछ का अस्पताल बेहतर होना चाहिए, पुंछ का स्कूल कॉलेजेस रोड सड़क बिजली पानी सब कुछ सही होना चाहिए। अब लेकिन इलीगल माइनिंग है, कोई बोल के राजी नहीं है, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो ताल्लुक है, वो उस वजह से बच जाता है। कहीं पर कोई कालाबाजारी होती है, वो किसी न किसी पार्टी के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। यहां तक एक मास्टर, एक टीचर स्कूल के जाने वाला, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, बिल्कुल लेकिन वो उसके बावजूद जो है उसकी सुनवाई नहीं होती। ठीक, अपना कोई कार्रवाई नहीं होती। 132 केवी की बात करते हैं। 132 केवी 2012-13 में जो है वो एक जो है वो खराब हुई थी। इंक्वायरी हुई, विजिलेंस में केस हुआ, लेकिन आज तक वो ठंडे बस्ते में है। 13 लोगों का नाम थे उसमें, चीफ इंजीनियर का नाम भी था, लेकिन क्या हुआ कोई पता नहीं है। उसके बाद हमारी जो है रेड फोर्ट की बात करें, सॉरी माजरत पुंछ फोर्ट की बात करें, बाहर से इसको चमका दिया गया, अंदर क्या हालत है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहुत से सवाल है। मैं ये अब जानना चाहता हूं कि अब क्या रोड मैप होगा, आपका क्या विजन होगा कि जिसे हम एक तरह से मान लें कि पॉजिटिव तरीके से आपकी पार्टी मिल करके पुंछ के लिए काम करेगी, है ना। अब पिछले कोसने का वक्त गया, हम बहुत कोस लिया, अब हमने आगे के लिए क्या करना है। मेरा यह मानना है कि पुंछ के अंदर तभी डेवलपमेंट होगी अगर पुंछ के अंदर कानून का राज होगा। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर एक रेड जोन फ्लड जोन डिक्लेयर करता है, वहां खुद ही करोड़ों रुपए खाकर कंस्ट्रक्शन कराकर उसका उद्घाटन करता है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं नहीं समझता हूँ यहाँ कोई कानून का राज है पुंछ के अंदर। अभी आपने रेड फोर्ट की बात, हुकूमत तो आपकी है आपने ना, तो आपके हैं। इससे मैं पहले जब गवर्नर साहब थे वो भी तो आप ही के थे। मतलब सवाल आप किससे कर रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। मेरा मैं आप मीडिया के अंदर है, मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ। हमने समय पर इसको आवाज बुलंद, आप हमारी पूरी पूरी रिकॉर्डिंग निकालिए। हमने कहा है आप कि देखिए, और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले, आज से 4 साल पहले, सबसे पहले उस पर मैंने आवाज की थी और उसको मैंने सुसाइड कॉलोनी डिक्लेयर कराया था सबसे पहले। और सबसे पहले उसके ऊपर जो है डीसी साहब के थ्रू मैंने जो है वो नोटिस चिपकवाए थे। लेकिन सारा काम मेरा तो नहीं, आप तो आप तक भी कुछ काम करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें हम सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। दूसरा, अभी आपने किले की बात की, किले के अंदर से करोड़ों रुपए के देवदार स्लीपर मेड इन जर्मनी की टीनें कहाँ चली गई, कौन ले गया, कोई पता नहीं। हमारा पावर हाउस प्रोजेक्ट था, वो उसकी पाइपें कहाँ गई, उसका सामान कहाँ गया, कोई पता नहीं। हमारी आफ्ताब साहब को पता होगा, हमारी अस्पताल की एक बिल्डिंग थी, फ्लड जब उस समय भूचाल आया, हमारी जो टीनें लगी हुई थी मेड इन ऑस्ट्रेलिया की लगी हुई थी, उसके अंदर लकड़ लगी हुई थी। आप यकीन करोगे वो सारा कोई उखाड़ कर ले गया 2005 के अंदर। वो सामान कहाँ गया, जब बाद में पता किया किसी को नहीं पता कौन लेकर गया। यहाँ कोई कानून का राज नहीं है। अगर कानून का राज होगा तो यहाँ कुछ डेवलप होगा, अच्छा आप जी गुप्ता साहब, अभी आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपने ये कहा था कि 370 टूटने के बाद यहाँ पे कोई कालाबाजारी नहीं है, और अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे कालाबाजारी है, कोई कानून का राज नहीं है। तो मुझे बताइए ना, आपकी कौन सी बात पर हम यकीन करें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पहले गई हैं। एक बार सुन लीजिए, आफ्ताब साहब, हंसने वाली बात नहीं है, ये पुंछ की बात है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मुझे दुख होता है, मैं बात बिल्कुल मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि 370 के बाद आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया पुंछ में। मैं एजाज साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक अगर यूटी के बनने के बाद एक कानून नाफिज होता है वाटर बॉडी का, मैंने बताया वो इनको बताना चाहिए था। उसके ऊपर दुकानें बनाते हैं डिप्टी कमिश्नर, और वो दुकानों का उद्घाटन भी खुद करते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे पुंछ की कभी नहीं हो सकती। ये नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल मैं मानता हूँ वो गलत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। हमारे पुंछ के लिए आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हम सब लोगों को इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा।
अब वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और पुंछ के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए पूरे स्टेट के अंदर इलीगल माइनिंग के लिए आप उठेंगे, हम आपके सपोर्ट में हैं। बिल्कुल उठेंगे। हम बात करेंगे चंडीगढ़ बैरामगला से लेकर के पुंछ नाले तक, धुरुंगली नाले से लेकर के बताड़ नाले तक के सब तमाम इलीगल जितनी भी इलीगल माइनिंग हो रही है, इसके बारे में आप आवाज उठाएंगे, मैं आपके साथ करेंगे। आफ्ताब भाई को भी मैं कहूंगा कि वो साथ देंगे। पुंछ के लिए कोई भी आवाज होगी हम पक्का उठाएंगे, उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, मेरा भाई हो, मेरा कोई भी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना मेरा। अब ठीक है, हम आपके साथ है, आपकी शाना बिशाना है, हम सारी जो तरह आपके साथ रहेंगे, लेकिन आवाज उठने के बाद उसके ऊपर काम होगा, उम्मीद होगी इसकी। देखिए मेरी होगी। देखिए अगर कालाबाजारी खत्म हो गई है नहीं, और आपको मैं कितने ही एक बात सुनिए, इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ होने के बाद अगर मैं अपनी आवाज बुलंद नहीं करूंगा तो मेरा दम उठ जाएगा। मैं आपको सच बोलता हूँ। क्यों? कि मुझे पुंछ से प्यार। देखो अगर 132 केवी नहीं आई, उसका भी खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं है तो उसका खमियाजा हमारे बच्चे, हमारे फैमिली भुगत रही है। जनरल बात को, क्या पुंछ के अंदर नहीं आना चाहिए था? क्या पुंछ की यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए थी? क्या पुंछ के अंदर और चीजें नहीं आनी चाहिए थी? ये आनी चाहिए थी ना। आएंगे हम सब मिलकर इसके लिए मुकाबला करेंगे, इसके लिए सब लड़ रहे हैं, और जो जिम्मेदार हैं इसको रोकने के लिए हम उनसे भी जो है वो सवाल करते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपसे इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि यहां से लेकर के सेंटर तक आपकी हुकूमत है, आपकी सरकार है, आप ही की सुनी जाती है, आप ही जो है वो आपकी जमात, आपकी पार्टी जो काम कर रही है। आपका कैमरा शायद मुझे लगता है जी आफ्ताब साहब, मैं अब आपसे जो है वो आखिरी जो है अल्फाज आपसे जो है वो सुन के, क्योंकि उनका शायद कनेक्शन कट गया है। देखें अयाज भाई, जहां तक सियासी बात है, ठीक है, पॉलिटिकल लोगों की गलतियां रही होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जब इंसान कुर्सी पे होता है उससे कोताहियां भी होती हैं, अच्छे काम भी वो लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पुंछ की मैं एक बदकिस्मती समझता हूं। आप देखिए जो हमारे अफसर हजरात आते हैं ना यहाँ पे, ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो हम लोग हैं, जो सोशल और एक ट्रेंड पकड़ लिया है। इन्होंने क्या ट्रेंड पकड़ लिया है? अभी ऑफिसर जो है वो बीजी से पीछे होता है तो ये पहले यहाँ आके कसीदे पढ़ देना शुरू करते हैं कि जनाब ये बहुत अच्छा ऑफिसर है, ये है। और जब वो 2 साल या 3 साल यहाँ काम करता है, कामों पे नहीं, उसके कामों पे अलविदा पार्टी नहीं दी जाती। वो इसलिए दी जाती है, वो डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, एडिशनल डीसी, आफ्ताब गनई के साथ कितना अच्छा रहा, आफ्ताब गनई के कितने काम हुए, उसके बाद उनको पार्टीज दी जाती है। और जो अगला डिप्टी कमिश्नर आता है यहाँ पे, उसको इस डिप्टी कमिश्नर से हिदायत मिल जाती है कि भैया पुंछ में अगर सक्सेसफुल रहना है तुमने, और पुंछ में अगर लूट खसूट करनी है, इन चंद 4-5 लोगों से जो राब्ता कर लो, आते हुए भी तुमको शाबाशी मिलेगी और जाते हुए भी तुमको शाबाशी मिलेगी। तो ये मैं अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, मैं सबका नाम नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि सब इसमें इन्वॉल्व है। मैं ये चाहता हूँ अपने नौजवानों से, एक तो ये जो ट्रेंड है ये पुंछ का, अलविदा पार्टी का, ये ट्रेंड आपको खत्म करना पड़ेगा। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, सुनील गुप्ता साहब मेरे बड़े भाई हैं, पर्सनल लेवल पे मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं तो समझता हूं एमएलसी इनको होना चाहिए था बीजेपी का। बीजेपी की बदकिस्मती है कि ऐसा हीरा इन्होंने जो है वो एमएलसी नहीं बनाया। लेकिन जहां तक पार्टी की मैं बात करूं, देखें बीजेपी का टोटल फेलियर है। बीजेपी सरकार जो है डिक्टेटरशिप सरकार है। आप देखें सेंटर में जो है मोदी से, अमित शाह से जो हुक्म नामा जो है वो वहां से निकलता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करूं, होली सोली जो एलजी साहब यहाँ जो है गवर्नर जो है वो चला रहे हैं। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि जहां तक कोविड का दौर बताऊं मैं आज भाई, कि हम लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा। अगर हम ये ब्लेम गेम खेलेंगे कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, आफ्ताब गनई की बहन ने कुछ नहीं किया, फलाने की बाप ने कुछ नहीं किया, फलाने के भाई ने कुछ नहीं किया, तो काम चलने वाला नहीं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया या आप समझते हैं वो किसी काबिल नहीं थे, तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। पॉलिटिक्स कहते हैं डटी है, पॉलिटिक्स इज अ डटी गेम, बट साफ किसने करनी। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, अगर आप पॉलिटिक्स का शौक रखते हैं, आप आए पॉलिटिक्स में, आप पॉलिटिक्स को साफ करें, पॉलिटिक्स लोगों के लिए काम करें। और जहां तक पुंछ की बात करूं, माशाल्लाह अल्लाह हमें पुंछ वालों को बद नजर से बचाए। ये हिंदू मुसलमान भाईचारे की जो सुनील गुप्ता साहब बात कर रहे थे, बीजेपी की देन है, बीजेपी की देन नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की देन है। ये जो हिंदू मुसलमान सिख जो भाईचारा हमारे पुंछ में है, मैं अपने पुंछ अवाम से बात करना चाहता हूँ। जहां तक अब लास्ट में कहूँ, जहां तक कोविड की बात करूं, तो मैं अगर डिप्टी कमिश्नर साहब ये आपका प्रोग्राम अगर सुन रहे होंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बचने का एक ही तरीका हमारा है कि टेस्टिंग पे हमें को जोर देना चाहिए। टेस्टिंग हमारी बहुत कम है, वैक्सीनेशन को हमको बढ़ाना चाहिए, अवेयरनेस कैंप्स हमें लगाना चाहिए। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं, देखिए पुलिस कब तक डंडे चलाएगी, ये लोगों को भी समझना चाहिए
कि अब जो ये है, जान बचेगी तो बिजनेस भी रहेगा, जान बचेगी भी तो धर्म रहेगा, जान बचेगी तो हर चीज जान के साथ ही चलती है। तो मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगा लोगों से, एसओपीज का पूरा ख्याल रखें इंशाल्लाह। और अब मैंने अभी सुना कि 17 मई तक जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, जितनी एनजीओज हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अब आपका इम्तिहान का वक्त आ गया है। अगर आप लोग ये सोचें कि अब गवर्नमेंट कुछ आम लोग जो बेचारा जिसकी दुकान 10 दिन से बंद है, जिसकी रेडी फड़ी जो है 10 दिन से बंद है, उसको खाने के लिए जो गवर्नमेंट वहां जाके देगी, गवर्नमेंट देने वाली किसी को नहीं है। ये सरकार जब से आई है इसने लोगों से छीना है, इसने दिया कुछ नहीं। तो मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और सिविल सोसाइटी से गुजारिश करूंगा, अब आपके कांधों के ऊपर जिम्मेवारी आयद होती है कि आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल वक्त है। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है पुंछ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने जैसे पहले दूर दराज इलाकों में गरीब लोगों के लिए काम किया है, इंशाल्लाह आगे भी वो काम करेंगे। जहां तक पॉलिटिक्स की बात करूं एजाज भाई, जाते जाते मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं कि 5 अगस्त के बाद, उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ठीक है, जो भी हुआ होगा वो आपके सामने है, लेकिन 5 अगस्त के बाद जो है मरकजी सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी डिक्टेटरशिप चल पड़ी है, तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा। अब मैं ये सोचता हूँ कि मुझको इस उम्र में अब ये चीजें देखनी थी। चलो अब मैं अपने लिए तो परेशान हुई हूँ अयाज भाई, लेकिन अब हम अपने बच्चों के लिए भी परेशान। आप देखें कंपटीशन इतना हो गया कि बाहर के लोगों को यहाँ आके मुलाजमत मिल रही है। तो मैं यही समझूंगा लास्ट में, अल्लाह ही हमारा हाफिज है, मांगना हमें अल्लाह से, देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे। जी बिल्कुल, हम उम्मीद हमें जो है वो छोड़नी चाहिए और काम करना चाहिए कि जो भी जितने भी हमारे लेजिस्लेटर हैं जिन्होंने काम नहीं किया इससे पहले या किया, हम सबको एक बार फिर से ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत, अपनी पावर का इस्तेमाल करें। आप जो लोगों के बीच में इतना जो है वो अपने लोगों के बीच में रहे, उनसे वोट हासिल किए, उनकी जो है हक अदायगी करें, क्योंकि आपकी जो मकबूलियत है वो कहीं ना कहीं जो है वो आम लोगों से बेहतर है, आपकी रसाई जो है वो आम लोगों से ज्यादा बेहतर है। अब मैं, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, लंबी बहस हो सकती थी, लेकिन हम इसे जो है वो यही जो है वो खत्म करते हैं, समेटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वक्त की कद है। मैं जाते जाते आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो है पुंछ के नौजवानों को दिया, पुंछ के लोगों को दिया, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इंशाल्लाह आपसे ये उम्मीद रहेगी कि अब सियासतदानों पे तो चले, अब लोगों को उतना ज्यादा उम्मीदें रही नहीं कि उन्होंने क्या करना, और बीजेपी ने वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पुंछ का, रियासत का ही पूरा खत्म कर दिया है। अब हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है सोसाइटी के लिए प्ले करना। नहीं, इंशाल्लाह जो है हमारा प्लेटफॉर्म अगर है तो वो सिर्फ आवाम के लिए है, आवाम की बात को रखना है, चाहे सामने कोई भी हो उसको हमने जो है वो कटहरे में ज़रूर खड़ा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे वो सियासतदान हो या हमारी सिविल सोसाइटी हो। मैं सबसे सवाल करता हूँ कि अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास आपको नहीं होता है तो हम आपसे सवाल तो ज़रूर करेंगे, कटहरे में तो ज़रूर खड़े करें। तो हमें सुनील गुप्ता साहब जो अभी हमारे पास शायद नेटवर्क की वजह से जो है वो कट चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत जो है दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम मैं चाहता हूँ कि आज की जो हमारी जो गुफ्तगू रही है, आज की जो हमारी बहस रही है, ये बहस मुस्बत तरीके से जो है वो खत्म होनी चाहिए। इसको जो है वो हम नजर मुस्बत तरीके से ही इसको लेंगे। तो मैं सबसे इजाजत लेते हुए एक बार फिर से जो है सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत लेता हूँ। अगले प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और आफ्ताब साहब आपका भी एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।